तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से करे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए डीबीएमएस की यूनिट 1 की वन शॉट वीडियो, जिसके अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख रहे होंगे वो यूनिट 1 से, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर डीबीएमएस की वन शॉट देखी हुई है, जिसकी ड्यूरेशन जो थी वो काफी ज्यादा थी, 3 घंटे से भी ज्यादा की हो रही थी। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने सारे टॉपिक्स, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो काफी वास्ट है, काफी बड़ा है। ठीक है, तो उसको मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं, लास्ट टाइम पे पढ़ते हैं, जिसको मतलब पूरा इतना नहीं पढ़ना, उन्हें बस वो पढ़ना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो कि पीवाईक्यूज के अंदर रिपीट हुआ है। तो मैंने जब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो बनाई थी, तो मैंने उसके अंदर कहा था कि मैं उनके एक्सप्लेनेशन भी जल्दी लाऊंगा। तो वही मैं आपका जो हमारा जो प्रॉमिस था उसे पूरा कर रहा हूँ, और मैं इस वीडियो के अंदर आपको जो हमारे यूनिट 1 के ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिन्हें हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना, जिससे कि आपके जो टॉपिक्स हैं वो काफी अच्छे से क्लियर हो जाएं। और अगर देखो, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, अगर आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज आप हमारी जो वन शॉट वीडियो कंप्लीट जो है, ठीक है, जिसके अंदर सारी चीजें हैं, उसको रिफर करना। आपको उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको बहुत जल्दी से टाइम नहीं है और पढ़ना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अब डेटाबेस क्या होता है। हमें पढ़ना है डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो पहले समझना पड़ेगा कि डेटाबेस क्या होता है। देखो, डेटाबेस कुछ नहीं है, एक आप समझ लो कि डेटाबेस हमारा एक ऐसी जगह है जहां पे हमारा बहुत सारा जो डेटा है वो स्टोर होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि ऐसी जगह जिसके अंदर बहुत सारा डेटा स्टोर है। तो वो जो हमारा डेटा है ना, वो आपस में इंटरकनेक्टेड होना चाहिए। जैसे कि हमारा एक डेटा है जो कि एक यूनिवर्सिटी का डेटा है। ठीक है, मतलब कि इस यूनिवर्सिटी के डेटा के अंदर, जैसे कि हम समझ लेते हैं एकेटीयू एक यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर बहुत सारा डेटा होगा। ठीक है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्या डेटा होगा? प्लेसमेंट इन्फॉर्मेशन होगी, एग्जाम की इन्फॉर्मेशन होगी, फैकल्टीज की इन्फॉर्मेशन होगी, स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन होगी, कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये इतना सारा डेटा जो है इस यूनिवर्सिटी डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा। तो इसके अंदर देखो बहुत सारा डेटा स्टोर है। बट आप ये कह सकते हो कि हमारा जो प्लेसमेंट का इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं एग्जाम से इंटरकनेक्टेड है। जो हमारा एग्जाम का कनेक्शन है वो हमारा फैकल्टीज से, फैकल्टीज का जो हमारा कनेक्शन है वो स्टूडेंट से है। तो इन सब के बीच में क्या है? एक कनेक्शन है। तो ये हमारा जो डेटा है वो क्या है? इंटरकनेक्टेड है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? डेटाबेस कहते हैं। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा दैट हेल्प्स इन efficient retrieval, insertion and deletion of data from the database and organize the data in the form of tables, views, schemas and report। अब इसका मतलब क्या है? देखो, ये इंटर रिलेटेड जो डेटा होता है ना, ये अगर हमारा डेटाबेस है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारा इंटर रिलेटेड डेटा है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसके अंदर रिट्रीवल, यानी कि अगर हमें इस डेटा को, कोई भी डेटा चाहिए, जैसे कि हमें सर्च करना है फैकल्टीज इन्फो, तो हमें डायरेक्टली सर्च करने पे फैकल्टीज की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हमें कोई डेटा को इंसर्ट करना है, जैसे कि हमें कोई नए फैकल्टी आए हैं, उनके नेम को इंसर्ट करना है, तो हम फैकल्टी टेबल के अंदर जाकर उनके नेम को इंसर्ट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, और हमें अगर कोई भी डिलीशन करना है, कोई भी जैसे प्लेसमेंट का कोई भी इंफॉर्मेशन हमें डिलीट करनी है, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? सिलेक्ट करके हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है उसे हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस की हेल्प से क्या हो जाता है? ये सारी चीजें, ये जो सारे ऑपरेशन है वो काफी इफिशियंट हो जाते हैं। ठीक है, और हमारा जो डेटाबेस के अंदर डेटा होता है वो काफी अच्छे से ऑर्गेनाइज होता है। किसके फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है? या तो टेबल्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है, व्यूज की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है, स्कीमास की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है, रिपोर्ट्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है। और ऐसे काफी सारे हमारे ऑर्गेनाइज करने के हमारे मॉडल्स होते हैं, फ्रेमवर्क्स होते हैं, जिसके अंदर जो हमारा डेटा है वो ऑर्गेनाइज हो रहा होता है। ठीक है, इतना क्लियर है? डेटाबेस समझ में आ गया कि कलेक्शन ऑफ डेटा, और कैसा डेटा? इंटर कलेक्टेड डेटा, यानी कि इंटर रिलेटेड डेटा। कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा को ही हम क्या कहते हैं? डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब हमने एक एग्जांपल भी, जो मैंने आपको यूनिवर्सिटी का एग्जांपल समझाया है, वो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारा एक डेटाबेस क्रिएट होता है। ठीक है, या फिर आप छोटा सा एग्जांपल ले सकते हो कि एक हमारा डेटाबेस है, जो कि हमारे सिर्फ एक जो म्यूजिक्स हैं, ठीक है, जो हमारे, मैंने एक बार पहले भी बताया था कि एक म्यूजिक का हमारा डेटाबेस है जिसके अंदर सिर्फ हमारे म्यूजिक स्टोर हैं। ठीक है, मतलब चाहे वो हिप हॉप म्यूजिक हो, चाहे हमारे क्लासिकल म्यूजिक हो, चाहे बॉलीवुड म्यूजिक हो, हॉलीवुड म्यूजिक हो, वो सारे जो है हमारे म्यूजिक स्टोर हैं। तो म्यूजिक आपस में क्या है? हमारे इंटर रिलेटेड है। तो वो सारे इसके अंदर स्टोर हैं, तो वो हमारा क्या हो गया? म्यूजिक का हमारा डेटाबेस हो गया। ऐसे ही आप अलग अलग चीजों का डेटाबेस बना सकते हो, बट वो सारी चीजें क्या होनी चाहिए? इंटर कनेक्टेड होनी चाहिए, इंटर रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं डेटाबेस के आगे। अब डीबीएमएस क्या होता है, इसका समझ में आ गया कि डेटाबेस क्या है। अब देखो, एक हमारा ये इतना तो समझ में आ गया कि एक ऐसी जगह है जहां पर हमारा बहुत सारा डेटा स्टोर है। बट अब ये जो स्टोर है, इसके अंदर हम रिट्रीवल कैसे करेंगे? इसके अंदर हम इंसर्शन कैसे करेंगे? इसके अंदर हम डिलीशन कैसे करेंगे? ये जो सारे ऑपरेशंस हैं वो हम किसकी हेल्प से परफॉर्म करेंगे? तो वो हम परफॉर्म करेंगे डीबीएमएस की हेल्प से, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम, डीबीएमएस का क्या मतलब होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसा सिस्टम जो कि हमारे डेटाबेस को क्या करे? मैनेज करे। ठीक है,
ऐसा सिस्टम, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि डेटाबेस को मैनेज करने में हमारी हेल्प करे। मैनेजमेंट के अंदर क्या-क्या आएगा? डेटाबेस को क्रिएट करना, डेटाबेस को डिलीट करना, डेटाबेस को मैनिपुलेट करना या फिर कुछ मतलब डेटाबेस के स्ट्रक्चर क्रिएट करना, तो ये सब क्या आएगा? हमारा मैनेजमेंट के अंदर आएगा, ठीक है? तो ये जो हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम है, ये हमें हेल्प करता है डेटाबेस को क्रिएट करने में, मैनेज करने में और मैनिपुलेट करने में, ठीक है? तो इन सबको कौन हमारी हेल्प कर रहा होता है? डेटाबेस डीबीएमएस कर रहा होता है, ठीक है? तो हमारे अलग-अलग डीबीएमएस होते हैं, जैसे कि माइस्क्यूएल एक हमारा डीबीएमएस है, ओरेकल एक हमारा डीबीएमएस है और ऐसे काफ़ी सारे हमारे डीबीएमएस होते हैं और आपको जो भी है 5-6 आप आपने जो है हिसाब से कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है? अगर आपको पता है, ठीक है? तो बहुत अच्छी बात है। इट अलाउज़ यूज़र टू एफिशिएंटली स्टोर, रिट्रीव, अपडेट एंड मैनेज डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। काफ़ी स्ट्रक्चर वे में काफ़ी एफिशिएंटली जो है आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, डेटा को स्टोर, रिट्रीव, डिलीट कर सकते हो, ठीक है? अपडेट भी कर सकते हो। डीबीएमएस क्लियर है ना? ऐसा सिस्टम जो कि डेटाबेस को क्या करता है? मैनेज करता है। डेटाबेस भी क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे डीबीएमएस के कुछ की फंक्शंस होते हैं, ठीक है? जैसे कि डेटा को स्टोरेज के लिए हमारा एक की फंक्शन है कि डेटा को आप क्या करते हो? टेबल्स की फॉर्म में यानी कि रो और कॉलम की फॉर्म में क्या करते हो? डेटा को ऐसे स्टोर करते हो, ठीक है? डेटा को। फिर आता है हमारा डेटा रिट्रीवल। अगर आपको डेटा को रिट्रीव करना है तो आपको एक लैंग्वेज चाहिए होती है एसक्यूएल, ठीक है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जिससे कि आप डेटा को क्या कर सकते हो? रिट्रीव कर सकते हो, ठीक है? इसकी अलग-अलग कमांड्स होती हैं, अलग-अलग क्वेरी होती हैं, जिसको आप लिखकर जो है डेटा को रिट्रीव कर सकते हो। अ अ, स मतलब प्रिंट करवा सकते हो या फिर ले सकते हो, ठीक है? फिर आता है हमारा डेटा मैनिपुलेशन। अगर आपको डेटा को अपडेट करना है या फिर चेंज करना है, तो आपके पास कुछ हमारी कमांड्स होती हैं, जैसे कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। इस इन कमांड से आप क्या कर सकते हो? डेटा को क्या कर सकते हो? मैनिपुलेट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, ठीक है? फिर आता है हमारा डेटा सिक्योरिटी एंड इनक्योरिटी। तो इंक आइडे इंटीग्रिटी, सॉरी यार, सॉरी, है ना? डेटा सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी। तो देखो, डेटा डीबीएमएस क्या करता है? हमें एक्सेस देता है कंट्रोल्स का, कि आपका जो पूरा का पूरा डीबीएमएस है, आपको उसमें से कितना कंट्रोल किसको देना है, किसका कंट्रोल किसको नहीं देना है, ठीक है? जैसे कि हमारे पास ऐसे 3-4 पूरी टेबल है, ठीक है? और उसके अंदर से हमारी जो 2 रोज़ हैं, उसका ही हमें एक्सेस किसी एक एक्स पर्सन को देना है, या फिर हमारा ये वाली जो कॉलम्स है, इसी इसका एक्सेस सिर्फ ये एक्स 2 पर्सन को देना है। तो हमारे पास कंट्रोल्स होते हैं, जिससे कि हम जो है डेटा की सिक्योरिटी मेंटेन कर सकें और इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सकें। ये सब सारी चीजें आपको आगे समझ में आएंगी जब हम और डिटेल में इन्हें पढ़ रहे होंगे। अब आपका जो डेटा है वो बिल्कुल डिलीट ना हो, कभी भी कोई भी डिजास्टर आ जाता है, कोई भी दिक्कत आ जाती है, आपका डिलीट हो जाता है डेटा, तो आपके पास एक बैकअप होना चाहिए। तो डीबीएमएस सिस्टम क्या कराता है? आपको ऑटोमेटिक बैकअप और रिकवरी फीचर प्रोवाइड कराता है, जिसकी हेल्प से आपका जो डेटा है वो एक्सीडेंटल लॉस ना हो या फिर करप्ट ना हो, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं। पीएमएस से पहले हमारा यूज होता था फाइल सिस्टम, ठीक है? जहां पर आपने भी देखा होगा कंप्यूटर्स के अंदर, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से होता है, कि आपके फोल्डर्स बने होते हैं और फोल्डर्स के अंदर हमारी अलग अलग फाइल्स जो है स्टोर होती हैं, ठीक है? डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर एक हमारा रूट फोल्डर होता है, उसके अंदर हमारे मल्टीपल फोल्डर्स होते हैं, उसके अंदर हमारी मल्टीपल फाइल्स होती हैं, ठीक है? तो ये हमारा फाइल सिस्टम होता है। ये क्या हमारा पहले यूज होता था, अब हमारा डीबीएमएस यूज होता है ज्यादातर, ठीक है? तो फाइल सिस्टम क्या है? एक हमारा मेथड है जो कि स्ट्रक्चर जो है यूज होता है बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑर्गेनाइज, स्टोर एंड रिट्रीव, मैनेज फाइल, ठीक है? और ये हमारे जैसे कि हार्ड ड्राइव, एसएसडी या फिर यूएसबी के अंदर यूज हो रहा होता है, ठीक है? इट प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर स्टोरिंग डेटा इन फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। आपको ये पता है, ठीक है? बट इसके अंदर हमारे जो डीबीएमएस के फीचर्स हैं, ठीक है? डिलीशन के, रिट्रीवल के, अपडेशन के, वो सारी फीचर्स इसके अंदर नहीं होते, ठीक है? तो ये हमारा पहला मेथड है, मतलब पहले का मेथड है, बट अब हमारा डीबीएमएस से स्टोर होता है। तो ज्यादा अगर पेपर के अंदर पूछा जाता है कि फाइल सिस्टम और डीबीएमएस के बीच में डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको एक टेबल के थ्रू समझाता हूँ दोनों के बीच में डिफरेंस। वैसे तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है, एक हमारा सिस्टम है जो कि फाइल्स को जो है मैनेज करता है ऑन द डिस्क और स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है? चाहे यूएसबी हो गया या फिर एसएसडी हो गई, एचएसडी हार्ड ड्राइव हो गई, ठीक है? उन सब के अंदर जो है फाइल्स को जो है मैनेज करता है। बट डीबीएमएस क्या करता है? हमारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे डेटाबेसेस को मैनेज करता है। किसके लिए? स्टोरेज के लिए, रिट्रीवल के लिए, मैनिपुलेशन करने के लिए एक हमारा सॉफ्टवेयर है जो कि इन सबको मैनेज करता है। अब डेटा स्टोरेज की बात करें तो इसके अंदर जो डेटा है हमारा फाइल्स और फोल्डर्स के अंदर जो है स्टोर हो रहा होता है, और यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो टेबल्स के फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है, रोज एंड कॉलम में, ठीक है? और डेटा ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर अनस्ट्रक्चर होता है, जो फाइल है हमारी इंडिपेंडेंट होती हैं, अलग अलग, ठीक है? कोई भी इनके अंदर स्ट्रक्चर नहीं होता, और इसके अंदर डुप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा होता है। बट यहाँ पर ये हाईली स्ट्रक्चर होता है डेटा, और डेटा जो है हमेशा रिलेटेड होता है टेबल्स, स्कीमा एंड रिलेशनशिप से, ठीक है? और रिडंडेंसी की बात करें तो यहाँ पर हाईली रिडंडेंसी होती है, जैसे कि
स्ट्रक्चर और रिलेशनशिप्स नहीं है, और रिडंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, डुप्लीकेसी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे दिक्कत आती है। बट यहाँ पर जो है रिडंडेंसी बहुत कम होती है रिलेशनल मॉडल और एनफोर्सिंग कंस्ट्रेंट्स की वजह से, ठीक है, इन्हें हम आगे पढ़ रहे होंगे। या फिर आपने अगर वन शॉट देखी तो आपको पता होगा रिलेशनल मॉडल जो होते हैं हमारे, जो कि टेबल्स की फॉर्म में होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो डीबीएमएस है वो रिडंडेंसी बिल्कुल रिमूव कर देता है, जो भी डुप्लीकेसी है उसे बिल्कुल हटा देता है। इतनी छोटी छोटी टेबल भी बनानी पड़े उसे बनाता है, बट टेबल्स के अंदर बिल्कुल भी डुप्लीकेसी नहीं रखता, ठीक है। आपने अगर अभी हम आगे पढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन, उसके अंदर पढ़ेंगे कि कैसे हम इन सारी चीजों को रिमूव करते हैं और डेटा डेटा को बिल्कुल भी रिडंडेंट नहीं होने देते, मिनिमाइजेशन कर देते एकदम रिडंडेंसी का, ठीक है। तो फाइल सिस्टम और डीबीएमएस के अंदर इतना तो क्लियर होगा। इंटीग्रेट इंटीग्रिटी की बात करें तो यहाँ पर जो है नो इनहेरिटेंट मैक्सिमिज्म टू एंश्योर डेटा एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी, मतलब कि एक दूसरे से जो डेटा रिलेटेड है वो हमें नहीं पता लगता, ठीक है, तो इनके अंदर बिल्कुल भी इनहेरिटेंट नहीं होता, बट इसके अंदर जो है इंटीग्रिटी बहुत होती है, जिससे कि जैसे कि प्राइमरी की, फॉरेन की एंड यूनिक कंस्ट्रेंट की वजह से क्या होता है कि हमारी जो टेबल्स हैं आपस में काफी कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे बेसिक फाइल लेवल सिक्योरिटी मिलती है, बट यहाँ पर जो है काफी अच्छी सिक्योरिटी मिलती है। कंकरेंसी कंट्रोल की बात करें कि आपके पास यहाँ पे जो मल्टीपल यूजर्स हैं उसे आप अगर एक टाइम पे कोई डेटा को एक्सेस कर रहा है तो आप उसे यहाँ पर नहीं जो है सपोर्ट कर सकते, ठीक है। जैसे कि आपने अगर देखा हो कि हमारी कोई भी टिकट हम बुक करते हैं तो उसके अंदर हमारे बहुत सारे यूजर्स जो है एक टाइम पे एक सीट के लिए जो है क्या करते हैं, टिकट को बुक करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर कंकरेंसी आती है। यहाँ पर मल्टीपल यूजर्स एक टाइम पे एक ही डेटा को एक्सेस कर रहे होते हैं, तो आप फाइल सिस्टम की हेल्प से उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, बट जो हमारा डीबीएमएस है उसे कंट्रोल कर पाता है, ठीक है। डेटा क्वेरिंग की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल क्वेरी कैपेबिलिटी होती है इसके अंदर, डीबीएमएस के अंदर, बट इसके अंदर नहीं होती, ठीक है, तो दिक्कत आ जाती है। तो डीबीएमएस हमारा ज्यादा एडवांस है एज कंपेयर टू फाइल सिस्टम, और स्पेशली अगर आपको लार्ज डेटा सेट को हैंडल करना है, कॉम्प्लेक्स डेटा सेट को हैंडल करना है, तो आपके लिए डीबीएमएस ही बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, बट अगर बहुत छोटा डेटा है तो आप फाइल सिस्टम की तरफ जा सकते हो, ठीक है। तो इतना क्लियर है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटिवली पीवाईक्यूज के अंदर आता रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है डिस्कस थ्री लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन और स्कीमास आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। देखो हमारा डीबीएमएस के अंदर ना दो चीजें पूछी जाती हैं पेपर के अंदर, एक तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डीबीएमएस या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डीबीएमएस, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है कि अगर आपसे इंटरनल वर्किंग पूछी गई है डीबीएमएस की तो हम आगे पढ़ेंगे उसे बनाना है, बट अगर आपसे लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन पूछा गया, मतलब कि थ्री लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन, कैसे आपने डेटा को हैंडल किया हुआ है, कैसे आपने डेटा को हाइड किया हुआ है डीबीएमएस के अंदर, तो आपको इसे बनाकर आना है। या फिर आपसे अगर पूछा जाता है कि स्कीमा बताओ स्कीमा आर्किटेक्चर बताओ हमारे डीबीएमएस का, तो आपको ये बनाकर आना है। हमेशा याद रखना, बहुत बार बच्चे गलती कर देते हैं, स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कि आर्किटेक्चर के अंदर स्ट्रक्चर बना के आ जाते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर आर्किटेक्चर बना के आ जाते हैं, बहुत गलती होती है। और इवन मैं भी कंफ्यूज हो जाता था पहले, बट अब मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर कहीं पर भी आपको एब्स्ट्रक्शन या स्कीमा दिखे तो आपको ये क्रिएट करके आना है, ठीक है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। और अगर आपको कहीं पर भी स्ट्रक्चर या इंटरनल कुछ भी दिखे डीबीएमएस का, तो आपको मैं आगे बढ़ाऊंगा जो स्ट्रक्चर वो बनाकर आना है जिसके अंदर हम इंटरनल वर्किंग देख रहे होंगे डीबीएमएस की, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन देखते हैं, थ्री लेवल आर्किटेक्चर और इस थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारा जो डीबीएमएस है उसके अलग अलग हमारे जो है व्यूज होते हैं, ये समझ लो, ठीक है, कि किसी के लिए व्यू अलग होता है, किसी के लिए व्यू अलग होता है, किसी के लिए व्यू अलग होता है। अगर कोई जैसे कि आपका एक पूरा स्ट्रक्चर है डीबीएमएस का, ठीक है, मतलब कि उसके अंदर बहुत सारा कंपनी का जो डेटा है वो स्टोर है, ठीक है, तो किसी एम्प्लॉय के लिए व्यू अलग होगा, किसी मैनेजर के लिए व्यू अलग होगा, किसी सीईओ के लिए व्यू अलग होगा, ठीक है, तो और किसी यूजर के लिए व्यू है वो अलग होगा, तो सबके लिए व्यूज अलग अलग होते हैं। तो ये जो व्यूज है हमारे किससे क्रिएट होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन से क्रिएट होते हैं। यहाँ पर जो है हम डेटा को उतना हाइड करते हैं कि जितना हमें दिखाना है उतना ही दिखाते हैं, और सारी चीजें हम हाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यही हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे उसे क्रिएट किया जाता है। तो थ्री लेवल आर्किटेक्चर ऑल्सो नोन एज थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर इज अ फ्रेमवर्क प्रपोज्ड बाय द एएनएसआई या फिर स्पार्क, ये हमारी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इस फ्रेमवर्क को प्रपोज किया था थ्री लेवल आर्किटेक्चर को इन 1970s फॉर डीबीएमएस, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। और ये हमें एक वे प्रोवाइड कराता है जिससे कि यूजर को जो इंटरेक्शन है, सॉरी यार, इंटरेक्शन है हमारे एक्चुअल डेटा से वो मिनिमाइज्ड हो सके, वो बिल्कुल ना हो, मतलब यूजर को पता ही ना हो कि डेटा कहाँ पर पड़ा हुआ है। जैसे आप इंस्टाग्राम पे कोई भी पोस्ट करते हो या फिर इंस्टाग्राम पे आप
किसी की जो स्टोरी लाइक करते हो, तो आपको क्या पता कि आपके जो आपने स्टोरी लाइक करी, तो आपने जो भी लाइक किया, उसका जो डेटा था, वो कहाँ पर स्टोर हुआ? आपने जो पोस्ट करी, वो जो आपने पोस्ट आपको तो दिख रही है इंस्टाग्राम पे, बट आपको क्या पता कि इंस्टाग्राम पे वो जो पोस्ट है, कहाँ पे स्टोर है, ठीक है? ये सारी चीज़ें नहीं दिखानी। या फिर आपने कोई टिकट को बुक किया, तो आपकी टिकट तो वहाँ पे बुक हो गई, बट आपकी जो टिकट है, आपका जो नाम है, आपका जो फ़ोन नंबर है, आपकी जो ट्रांज़ैक्शन आईडी है, वो कहाँ पर जाके स्टोर हुई आपको नहीं पता, ठीक है? बस आपको वहाँ पर दिखा दिया कि टिकट का जो स्टेटस है वो सक्सेस हो चुका है, कि आपकी टिकट बुक है, कौन से नंबर की बुक है आपको पता चल गई, ठीक है? बट आपको नहीं पता ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन है कहाँ पे स्टोर है, तो हम यही सारी चीज़ें इसके अंदर देखने वाले हैं, ठीक है? और जिससे क्या होता है कि हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है, और हमारी जो सिक्योरिटी है वो भी इम्प्रूव होती है, और एफिशिएंट हो जाता है काफ़ी डेटा को मैनेज करना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझाता हूँ 3 लेवल आर्किटेक्चर का। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो डेटा है यहाँ पर स्टोर है। डेटाबेस के अंदर हमारा जो डेटा स्टोर है। हमें नहीं पता कहाँ पर स्टोर है, बट हमें मतलब अभी बता रहा हूँ आपको कि डेटाबेस के अंदर हमारा स्टोर होता है डेटा, जिसके अंदर डेटा कैसा स्टोर है? इंटरकनेक्टेड डेटा स्टोर है, ठीक है? ये हमारा डेटा स्टोर है, ठीक है? अब इसके ऊपर एक हमारी लेयर आती है इंटरनल या फिर फिजिकल लेयर, ठीक है? जहाँ पर हमें बस फाइल स्ट्रक्चर दिख रहा होता है, या फिर कैसे हमारा डेटा स्टोर है वो हमें दिख रहा होता है, बट ये नहीं दिख रहा होता कि कैसे अ, एक्चुअल में डेटा स्टोर है। बस हमें एक लेयर दिखाई जाती है कि ऐसे डेटा हमारा स्टोर है। जैसे कि एक आपको टेबल दिखा दी जाएगी, जैसे कि स्टूडेंट की, या फिर हम आपकी पोस्ट की दिखा दी जाएगी कि पोस्ट की आईडी ये है, ठीक है? और आपकी पोस्ट इमेज की फॉर्म में है, ठीक है? या फिर आपकी पोस्ट एमपी3 में, एमपी4 में, ऐसे आपको दिखा दिया जाएगा, ठीक है? एक आपको एक लेवल दिखा दी फिजिकल लेवल, ठीक है? जहाँ पर आपको इंडेक्सेस भी मेंशन होंगे, एड्रेस भी मेंशन होगा उसका, फाइल का जो स्ट्रक्चर है वो मेंशन होगा, और कैसे आपका डेटा स्टोर है वो मेंशन है, ठीक है? ये हमारा होता है इंटरनल या फिर फिजिकल लेवल। अभी हम आगे और डिटेल में देख रहे होंगे इसे। फिर आएगा हमारा कॉन्सेप्चुअल लेवल या फिर लॉजिकल लेवल, जहाँ पर हमें ईआर डायग्राम के थ्रू हमें डेटा दिखाया जाएगा, ठीक है? जैसे कि ये कॉलेज का हमारा डेटा है, तो उसके वो कैसे दिखाया जाएगा? कॉलेज एक हमारी आइडेंटिटी हो गई, ठीक है? और उसके साथ हमारी स्टूडेंट हो गई एक, ठीक है? एक हमारा सॉरी फैकल्टी की आइडेंटिटी हो गई। तो हमें यहाँ पर सीधा किससे दिखाया जाएगा डेटा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमें डेटा दिखाया जाएगा लॉजिकल लेवल पे, ठीक है? तो एक आएगा हमारा व्यू लेवल। व्यू लेवल पे ये जो एक्सटर्नल लेवल है, इसमें क्या होगा? हमारे एक्चुअल यूजर्स होंगे, ठीक है? यूजर्स क्या है? किसी के लिए व्यू अलग होगा, किसी के लिए अलग होगा, किसी के लिए अलग होगा। जैसे कि यूजर के लिए हम ले लेते हैं, किसी कॉलेज का एक बड़ा सा डेटाबेस है, उसके लिए एक एक्सटर्नल व्यू हमारा अलग-अलग स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है? तो स्टूडेंट 1 है कोई, ठीक है? वो जो कि बीटेक का है, ठीक है? और कोई स्टूडेंट 2 है, जो कि हमारा बी फार्मा का है, या फिर स्टूडेंट 3 है, जो कि हमारा बीबीए का है। बीबीए वालों के लिए व्यू व्यू अलग होगा, स्टूडेंट बी फार्मा वाले के लिए अलग होगा, बीटेक वालों के लिए अलग होगा। बीटेक वाले को बीटेक की इन्फॉर्मेशन दिखाई जाएगी, बी फार्मा वाले को बी फार्मा की इन्फॉर्मेशन दिखाई जाएगी, बीबीए वाले को बीबीए की इन्फॉर्मेशन दिखाई जाएगी। या फिर अगर कोई टीचर है जो कि बीटेक को पढ़ा रहा है, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन अलग होगी, ठीक है? तो यहाँ पर व्यू अलग-अलग होंगे एक्सटर्नल पे, जो कि यूजर स्पेसिफिक डेटा जो है ओनली दिखा रहे होंगे, ठीक है? तो ये समझ में आ गया। यहाँ पर हमारी जो डेटा है वो फाइल स्ट्रक्चर इंडेक्सेस दिखाती है। यहाँ पर हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया जाता है, और यहाँ पर हमें अलग-अलग व्यू क्रिएट करके दिखाए जाते हैं यूजर स्पेसिफिक, ठीक है? तो ये होता है हमारा 3 लेवल स्कीमा, ठीक है? डेटाबेस का। अब इसे हम एक-एक करके पढ़ेंगे। तो ये हमारा क्या है? सबसे पहला इंटरनल, जो हमारा डेटाबेस के पहला लेयर, सबसे पहले कनेक्टेड लेयर है, ठीक है? ये हमारा ऐसे लोग यहाँ पर दिखेंगे, यहाँ पर ऐसे लोग दिखेंगे जो कि एक्चुअल डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर एक्चुअल डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, और उसे डिलीट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर वो लोग होंगे जो कि जो डेटाबेस का हमारा स्ट्रक्चर है, उसे जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है? बस कोई भी एक्चुअल डेटा को जो है चेंज नहीं कर सकते, और यहाँ पर जो है वो बिल्कुल ही डेटा को मतलब चेंज ही नहीं कर सकते, मैनिपुलेट ही नहीं कर सकते, ठीक है? इंटरनल लेवल फिजिकल स्कीमा, ठीक है? ये क्या है? हमारा एक इंटरनल लेवल रिप्रेजेंटेशन है, जो कि हमारी फिजिकल स्टोरेज जो डेटा का है उसका एक इंटरनल लेवल फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है, कि कैसे हमारा डेटा जो है स्टोर है ऑन द स्टोरेज मीडियम, ठीक है? इंक्लूडिंग फाइल स्ट्रक्चर्स, इंडेक्सेस, मेमोरी एलोकेशन स्ट्रेटेजी, कौन सी मेमोरी एलोकेशन स्ट्रेटेजी को आपने यूज किया है, या फिर उसका एड्रेस क्या है, फाइल स्ट्रक्चर क्या है, वो सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी यहाँ पर। इसका पर्पस ये है कि ये हमारी लेवल फोकस करेगी कि हमारी जो डेटा की आपने जैसे डेटा स्टोर किया है, इस तरीके से डेटा को स्टोर करो कि उसकी जो एफिशिएंसी है डेटा को रिट्रीव करने की, वो बढ़ जाए, और परफॉर्मेंस जो है डेटा का वो ऑप्टिमाइज हो सके, ठीक है? तो इसके लिए ये बनाया जाता है इंटरनल लेवल, जिसको बेसिकली डीबीए जो होता है हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वो जो है हैंडल कर रहा होता है, ठीक है?
अब आता है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात, तो ये हमारा स्टोरेज फॉर्मेट्स को मैनेज करती है, हैंडलिंग स्टोरेज डिवाइसेस है ना, और फिजिकल स्ट्रक्चर जैसे कि इंडेक्सेस, ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन, इन सबको मैनेज कर रही होती है, ठीक है। मतलब ये तो चीजें पढ़ के ही समझ में आ रही हैं कि कैसे हमारा डेटा मैनेज, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, बाइनरी में स्टोर है, टेक्स्ट में स्टोर है, ठीक है। तो ये सब मैनेज करती है, ठीक है। आगे आता है हमारा कॉन्सेप्चुअल लेवल, ठीक है। इतना क्लियर है, आई होप यार क्लियर होगा, ठीक है। मैंने अगर अच्छे से समझाया तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है अब तक। अब हमारा आता है कॉन्सेप्चुअल, करते हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल की। यहाँ पर क्या होता है कि आपको एक डीबीएमएस का डेटाबेस का, सॉरी, डेटाबेस का हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर दिखाया जाता है, किसके थ्रू, रिलेशनशिप्स, एंटिटी, एट्रीब्यूट एंड कंस्ट्रेंट के थ्रू, कि यहाँ पर कौन कौन सी एंटिटीज मेंशन है, जैसे कि स्टूडेंट एक एंटिटी है, टीचर एक एंटिटी है, ठीक है। उनके एट्रीब्यूट्स, उनके बीच में रिलेशंस क्या हैं, वो सारी चीजें हमें दिखाई जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं यहाँ पे कि आपको डायरेक्टली जो है डेटा से आप इन्वॉल्व इंटरेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको बस एक स्ट्रक्चर दिखाया जाएगा, जैसे कि आप घर बनाते हो ना, तो घर का एक जो मैप होता है ना, घर का जो मैप होता है, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे बस वो दिख रहा होता है आपको, ठीक है। कि उस मैप के अंदर जो रियल डेटा है वो नहीं दिखता आपको, ठीक है, सिर्फ मैप दिख रहा होता है, ठीक है। तो वो होता है हमारा कॉन्सेप्चुअल लेवल। यहाँ पर एंटिटीज डिफाइन करनी होती हैं, जैसे कि कस्टमर, ऑर्डर, रिलेशनशिप्स डिफाइन करनी होती है, कस्टमर और ऑर्डर के बीच में क्या रिलेशनशिप्स हैं, और टेबल्स, कॉलम्स, ये सारा मतलब स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर डिटेल में मैं इसके लिए नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको अभी पता नहीं है कीज वगैरह का बारे में, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे बस आपको क्या होता है, एक स्कीमा डिफाइन होता है, कि स्ट्रक्चर डिफाइन होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया ना, घर घर के अंदर जैसे एक ईंट लगी हुई है, कि कौन सा सीमेंट लगा हुआ है, वो सब आ गया हमारा इंटरनल लेवल पे, ठीक है। कि सारा बिल्कुल जो रॉ डेटा है, ठीक है, वो हमारा इंटरनल पे आ गया, समझ लो, ठीक है। और कॉन्सेप्चुअल लेवल पे हमें मिलता है कि मैप, ठीक है, घर का सीधा मैप मिलेगा, ठीक है, और कुछ नहीं मिलेगा, मैप मिलेगा। एक्सटर्नल लेवल पे क्या है कि घर के अलग अलग व्यूज हो सकते हैं, किसी का व्यू घर से एंट्री से होगा, किसी का बैक से होगा, ठीक है, किसी का छत से व्यू है, ठीक है, कि ऐसे अलग अलग व्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ा सा ऐसे समझाने की कोशिश करी है घर के रेफरेंस को लेकर, ठीक है। एक्सटर्नल लेवल डिफाइंस हाउ डेटा इज व्यूड बाय इंडिविजुअल यूजर्स और एप्लीकेशंस, ठीक है। इट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग डिफरेंट व्यूज ऑफ सेम डेटा बेस्ड ऑन द नीड ऑफ वेरियस यूजर्स ग्रुप, ठीक है। जैसे कि एक हमारा, आप समझ सकते हो, एक फ्लिपकार्ट है, ठीक है। फ्लिपकार्ट के पास बहुत सारे मतलब लोग होते हैं, ठीक है। एक हमारे वो होते हैं जो कि कस्टमर केयर वाले होते हैं, एक हमारे ऐसे होते हैं जो कि टेक्निकल सपोर्ट वाले होते हैं, ठीक है। तो कस्टमर केयर वाले को आप डायरेक्टली कॉल करते हो, ठीक है, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कस्टमर केयर वाले को प्रॉब्लम को बताते हो, ठीक है। कस्टमर वाले को आपका सारा डेटा नहीं दिख रहा होता, ठीक है, कुछ नहीं दिखेगा आपको, वो दिखेगा कि आपने क्या ऑर्डर किया है, ठीक है, और आपका नेम क्या है, ठीक है, आपका फोन नंबर क्या है, आपकी ऑर्डर आईडी क्या है, या प्रोडक्ट, ठीक है, ये सारी चीजें दिख रही है। जब आपका ऑर्डर कोई भी टेक्निकल के रिलेटेड होगा, ठीक है, मतलब कि ऐसा कोई ऑर्डर, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगी जो कि वो सॉल्व नहीं कर सकते कस्टमर केयर वाले, तो वो आपका टेक्निकल सपोर्ट के साथ क्या कराते हैं, बात करवाते हैं, ठीक है। तो आपका जो डेटा टेक्निकल के रिलेटेड होगा, या फिर टेक्निकल कोई प्रोडक्ट होगा, तो वो प्रोडक्ट किसको दिख रहा होगा, टेक्निकल सपोर्ट वाले को दिख रहा होगा, ठीक है। तो वो सिर्फ टेक्निकल प्रोडक्ट देख सकते हैं, तो उन्हें वो आपका डेटा दिख रहा होगा, उन्हें सारा डेटा नहीं दिख रहा, बस टेक्निकल वाला डेटा दिख रहा है, ठीक है। तो टेक्निकल वाले फिर आपसे बात करेंगे और आपको प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। या फिर अगर कुछ आपने ऐसी बता दिया कि भाई मेरे को रिफंड करवा दो, मेरे को नहीं है, मुझे ठीक नहीं करवाना, मुझे रिफंड करवा दो, तो कस्टमर केयर वाले क्या करेंगे, आपकी बात करवाएंगे सीधा फाइनेंस वाले से, किसी से, मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूँ, किसी फाइनेंस या फिर ऐसे बंदे से बात कराएंगे जो कि हमारे रिफंड वगैरह का ऑपरेशन संभालता होगा। तो आपको सिर्फ आपका जो अमाउंट कितना आपने पे किया किसी ऑर्डर के लिए वो दिख रहा होगा उसे, ठीक है। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग आपका जो डेटा है दिख रहा है, तो ये जो अलग अलग डेटा दिख रहा है इसी को हम कहते हैं अलग अलग व्यूज, ठीक है। तो अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग व्यूज हमें क्रिएट करने होते हैं, ठीक है। तो वो हमारा होता है एक्सटर्नल लेवल, कि यूजर स्पेसिफिक डेटा आपको दिखाना होता है। तो यही सारी यहाँ पे दिखा हुआ है, यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। इसको एक एक चीजें पढ़ाना इतना टाइम लगा देगा, ठीक है। मैंने वन शॉट के अंदर सब क्लियर कराया हुआ था, ठीक है। बेनिफिट क्या है थ्री लेवल आर्किटेक्चर का, डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है हमारा, जो है ऐसा डेटा नहीं दिखता जो कि किसी के काम का नहीं है। अगर किसी के काम का कोई डेटा है ही नहीं तो उसे दिखाने की क्या जरूरत है, तो आप उसे एब्स्ट्रैक्ट कर देते हो, आप उसे क्या कर देते हो, हाइड कर देते हो, ठीक है। फिर आता है आपका डेटा इंडिपेंडेंस, फिजिकल लेयर का जो डेटा, फिजिकल लेयर जो है इंडिपेंडेंस है बिल्कुल, ठीक है। मतलब कि चेंजेस इन द इंटरनल लेवल डोंट अफेक्ट द कॉन्सेप्चुअल लेवल, अगर आप कोई भी इंटरनल लेवल पे चेंजेस करोगे तो उसकी कोई भी अफेक्शन, उसके कोई भी दिक्कत आपके
क्या बोलते हैं इसे, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे या फिर एक्सटर्नल लेवल पे नहीं पड़ेगी, ठीक है। और बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा कि अगर आप आगे करोगे तो पीछे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, ये सारे क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस चेंज द कॉन्सेप्चुअल लेवल डजंट अफेक्ट हाउ यूजर व्यू द डेटा एट द एक्सटर्नल लेवल। अगर आप कॉन्सेप्चुअल लेवल पे चेंजेस करोगे तो ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कि एक्सटर्नल पे जो है यूजर को दिक्कत आए, ठीक है। आपस में जो लेवल्स हैं हमारी क्या है, इंडिपेंडेंस होती हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट होती हैं। फिर ये सिक्योरिटी को इंप्रूव करते हैं क्योंकि डायरेक्टली यूजर जो है एक्सेस नहीं कर सकते आपके डेटा को। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है, मल्टीपल यूजर्स के लिए मल्टीपल व्यूज होते हैं, जिससे कि हमारा लॉजिकल स्ट्रक्चर तो एक ही है बट उससे हमने मल्टीपल व्यूज क्रिएट कर रहे हुए हैं एक्सटर्नल लेवल पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, ये इतना क्लियर है, आई होप यार बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। बस आपको मैंने ये जो चीज समझाई ना, ये आपको एक दिमाग में आ गई ना कि भाई इंटरनल, कॉन्सेप्चुअल, एक्सटर्नल। इंटरनल पे डायरेक्टली डेटा दिख रहा है कि उसका इंडेक्स क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। कॉन्सेप्चुअल पे आपको सिर्फ उसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, आपको बस उसकी एक इमेज दिख रही है, आपको डेटा नहीं दिख रहा, आपको सिर्फ उसकी इमेज दिख रही है। अब एक्सटर्नल लेवल पे हमारे अलग अलग यूजर्स हो चुके हैं, तो हमारा वो जो घर है ना, वो जो घर है मैंने आपको बताया था, उसकी एंट्री दिखानी है, उसका ऊपर का व्यू दिखाना है, नीचे का व्यू दिखाना है, साइड का व्यू दिखाना है। तो अलग अलग यूजर के लिए यूजर स्पेसिफिक डेटा को, व्यू बनाने को, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल लेवल पे, ठीक है। एक्सटर्नल लेवल पे वो सारी चीजें हो रही होती हैं, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, डेटा मॉडल्स को देखते हैं डीबीएमएस के अंदर। तो ये क्वेश्चंस हमारा आए हुए हैं, ठीक है। तो डेटा मॉडल क्या है हमारे डीबीएमएस के अंदर, ये हमारे फ्रेमवर्क्स हैं कि कैसे हमारा जो डेटा है वो हमारा स्टोर होता है, ऑर्गेनाइज होता है या फिर मैनिपुलेट होता है। इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटा मॉडल्स डिफाइन हाउ डेटा इज स्टोर, ऑर्गेनाइज, मैनिपुलेटेड, ठीक है। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, ये हमें स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। जिससे कि एक हमने जैसे कि एक समझ लो कि एक हायरार्किकल डेटा मॉडल है, ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, ट्री लाइक स्ट्रक्चर के अंदर डेटा को स्टोर करेंगे। एक हमारा पेरेंट होगा, उसके अलग अलग चाइल्ड्स होंगे, और अलग अलग चाइल्ड्स के हमारे सिंगल पेरेंट होगा और एक रूट नोड होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐसे ट्री लाइक स्ट्रक्चर के अंदर डेटा को स्टोर करवाएंगे, ठीक है। एक हमारा स्ट्रक्चर होता है नेटवर्क डेटा मॉडल। ये हमारा जैसे मैं ये वाला बताऊं, ये हमारा होता है नेटवर्क डेटा मॉडल। ये हमारा ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर पे होता है, मतलब कि आप ग्राफ की तरह डेटा को जो है स्टोर करा रहे होते हो, ठीक है। एक होता है रिलेशनल डेटा मॉडल, जिसके अंदर आप टेबल्स और टेबल्स के अंदर रो एंड कॉलम की फॉर्म में डेटा को स्टोर कराते हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल के अंदर क्या करते हो, आप क्लासेस और ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हो, ठीक है। तो मैं एक एक करके पहले समझा देता हूँ जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसके अंदर क्योंकि ये इजी जो है हमारा कॉन्सेप्ट है। हायरार्किकल डेटा मॉडल क्या है कि इसके अंदर आप ट्री लाइक स्ट्रक्चर के अंदर हमारे डेटा को स्टोर करते हो। ये क्यों इतना बड़ा हो गया, ठीक है। ट्री लाइक स्ट्रक्चर के अंदर डेटा को स्टोर करते हो, ठीक है। लाइक आपकी जो रिकॉर्ड है या इसकी एंटिटी है, लाइक सिंगल पेरेंट है, उनके अलग अलग हमारे क्या होंगे, एंड ईच पेरेंट है मल्टीपल चिल्ड्रन, ठीक है। आपका एक पेरेंट होगा और अलग अलग पेरेंट के हमारे अलग अलग चिल्ड्रन होंगे, ठीक है। जैसे कि आप समझो, इससे समझाता हूँ एग्जाम्पल के लिए, हमारी एक कंपनी का डेटा है, ठीक है। तो हमने कंपनी का नाम लाइक यहाँ पे रख दिया, ठीक है। कंपनी के हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, तो डिपार्टमेंट 1 यहाँ पर आ गया, डिपार्टमेंट 2 यहाँ पर आ गया। जैसे कि फ्लिपकार्ट का हमारा एक डिपार्टमेंट तो है कस्टमर केयर का, और एक डिपार्टमेंट है जो कि मार्केटिंग से मालता है, ठीक है। तो एक कस्टमर केयर का हो गया डिपार्टमेंट, एक हमारा मार्केटिंग का डिपार्टमेंट हो गया। जो हमारे कस्टमर केयर का डिपार्टमेंट है उसके अलग अलग एम्प्लॉय होंगे, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2। जो हमारे मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है उसके अलग अलग एम्प्लॉय होंगे। तो ये वाला एम्प्लॉय कहीं इस वाले एम्प्लॉय का हमारा एक ही पेरेंट होगा कि ये वाला हमारा सिर्फ कस्टमर केयर वाले से कनेक्ट हो रहा होगा, और यहाँ पर कोई अगर एम्प्लॉय है तो वो सिर्फ हमारा मार्केटिंग से कनेक्ट हो रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये वाला जो एम्प्लॉय है हमारा मार्केटिंग से कनेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर क्या है कि आपका एक चिल्ड्रन के एक ही पेरेंट्स हो सकता है, मल्टीपल पेरेंट नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपका ऐसा डेटा है जिसके चिल्ड्रन के मल्टीपल पेरेंट है, तो आप यहाँ पर शो नहीं करा सकते, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से, जिसके लिए भी आपको आपके डेटा के हिसाब से जो भी स्ट्रक्चर बेस्ट होता है, आप डेटा मॉडल बेस्ट होता है, आप उसी को जो है चूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा हायरार्किकल डेटा मॉडल। यहाँ पर जो डेटा है हमारा रिप्रेजेंट होता है कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, एंड ईच रिकॉर्ड आर कनेक्टेड थ्रू पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नेटवर्क डेटा मॉडल। बिल्कुल जैसे यहाँ पर आपने ट्री का देखा, यहाँ पर होगा हमारा ग्राफ, ठीक है। ये हमारा ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो है स्टोर होगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, द नेटवर्क, यहाँ पे क्या है कि जैसे कि समझो कि ये सप्लाई 1 है, ठीक है। और ये हमारा समझ सकते हो ये हमारे सप्लाईज हैं। ये हमारा प्रोडक्ट 2 है, ये हमारा प्रोडक्ट 1 है। तो प्रोडक्ट 1 इससे भी कनेक्ट है, ठीक है, और इससे भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट 2 जो है सप्लाई से भी कनेक्ट
कनेक्टेड है और ये सप्लाई 1 से भी कनेक्टेड है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा एक चिल्ड्रन के मल्टीपल पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर क्या है कि ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर में जो है डेटा हमारा स्टोर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लूप नहीं आ सकता, लूप आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे ट्री में लूप नहीं आ सकता, ठीक है, यहाँ पर आ सकता है। तो द नेटवर्क मॉडल एक्सटेंड द हायरार्किकल मॉडल बाय अलोइंग मोर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। जितनी और ज्यादा अगर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है तो आप ट्री में नहीं कर सकते उसे, तो यहाँ पर क्या है कि मोर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को भी आप शो करा सकते हो, इंक्लूडिंग मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। मतलब कि जैसे कि आपका जो सप्लाई है वो बहुत सारे से कनेक्टेड हो सकता है और जो सप्लाई से और भी बहुत सारे यहाँ पे कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, ठीक है। और डेटा रिकॉर्ड आर कनेक्टेड थ्रू सेट्स विच डिफाइंस रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉर्ड एंड बिटवीन रिकॉर्ड्स, ठीक है। अलग अलग रिकॉर्ड्स के अंदर क्या होता है, रिलेशनशिप हमारी डिफाइन होती है यूजिंग सेट, ठीक है। सेट के थ्रू अलग अलग जो है हमारे रिलेशनशिप डिफाइन हो रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशनल डेटा मॉडल हम पढ़ चुके हैं। इसके अंदर क्या होता है, हमारा डेटा जो है टेबल्स की फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है। टेबल्स को हम रिलेशन कहते हैं और हमारे अलग अलग जो टेबल्स के अंदर क्या होती हैं, रोज होती हैं और अलग अलग हमारे कॉलम्स होते हैं। रोज रिकॉर्ड जो होते हैं, हमारे रिकॉर्ड जो हमारी एंटिटी होती हैं वो हमारी रोज से डिफाइन होती हैं, और जो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे कि स्टूडेंट है, ठीक है, तो वो हमारी एक एंटिटी है। तो स्टूडेंट हमारा हमारा कहाँ पे जाएगा, रो में जाएगा, ठीक है। और स्टूडेंट का जैसे रोल नंबर है, कॉलम रोल नंबर है, नेम है, ये सब कहाँ जाएंगे, हमारे एट्रीब्यूट के अंदर जाएंगे, यानी कि कॉलम के अंदर जाएंगे, ठीक है। और फिर आता है हमारा रिलेशनशिप्स। सो बिटवीन टेबल्स आर डिफाइन थ्रू फॉरेन कीज, ठीक है। तो अगर मल्टीपल टेबल्स हैं तो वो आप किससे किससे कनेक्ट करवाओगे, आप उन्हें फॉरेन की से कनेक्ट करवाओगे, ठीक है। फॉरेन की अभी हम आगे पढ़ेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे एक हमारा कस्टमर आईडी है, नेम और ईमेल आईडी है। तो यहाँ पर क्या है, कस्टमर आईडी वापस यूज हो रहा है, तो जो कस्टमर आईडी है ना, ये हमारी फॉरेन की है। यहाँ पर कस्टमर आईडी क्या है, प्राइमरी की है, ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है इस टेबल को। तो ये वाला जो जहाँ पे नेक्स्ट टेबल के अंदर यूज हो जाता है, तो यह होता है हमारा फॉरेन की, ठीक है। मतलब कि आप आप जैसे कि आपके पास ये वाली टेबल है, तो आपके पास ऑर्डर आईडी है 101 और कस्टमर आईडी है 1 और डेट मतलब कुछ मेंशन है, ठीक है। तो आपको पता लगाना है कि ये वाला जो कस्टमर है ना, इसका नाम क्या है। तो आप कस्टमर आईडी से इस वाली टेबल पे पहुंच जाओगे और इस वाली टेबल के अंदर चेक कर लोगे कि सागर इसका नाम है, ठीक है, और इसकी ईमेल ये है, ठीक है। तो ये क्या है, फॉरेन की से कनेक्टेड होता है रिलेशनल डेटा मॉडल। और यहाँ पर आप जो है क्वेरी की हेल्प से इंटरेक्ट कर सकते हो हमारे डेटाबेसेस से, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल क्या होता है, यहाँ पर जो हमारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे फॉर्म होते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपने पढ़ा होगा, अगर उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपने, सी प्लस प्लस जावा पढ़ी है, तो उसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है जो काम कर रहा होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल स्टोर डेटा एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो भी डेटा है आपका उसे तो एज अ ऑब्जेक्ट स्टोर करता है। और सिमिलर टू हाउ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है ना, बिल्कुल उसी की तरह होता है, ठीक है। एक तो क्लास बनेगी, ठीक है, जैसे कि आप समझ लो एक आपने क्लास बना ली एनिमल, ठीक है। तो एनिमल क्लास के अंदर कैट्स आ जाएंगी, डॉग्स आ जाएंगे, ठीक है, जितने भी एनिमल्स होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। या फिर आपने समझ लो एक बड़ी क्लास बना ली कैट, ठीक है, तो उसके अंदर जितनी भी टाइप अलग अलग ब्रीड्स होती हैं कैट्स की, वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। या फिर कैट्स के हमारे अलग अलग फंक्शंस होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे कि कैट बोलती कैसे है, कैट चलती कैसे है, उसके पैर कितने होते हैं, उसका कलर कौन सा होता है, तो वो हमारे इसके अंदर आ जाएगा। तो ऐसे डेटा हमारा जो है स्टोर होता है। जैसे कि एक हमने सुपर क्लास बनाई नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, तो वो हमारी इनहेरिट कर रही है एक सब क्लास को, जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड स्टूडेंट आईडी। तो आप देख एक मतलब एक समझो, एक मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक आपने एक आपको जो है डेटा स्टोर करना है, उसके अंदर हमारा डेटा स्टोर होगा स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो और आपको डेटा स्टोर करना है टीचर्स का, ठीक है। और आपको डेटा स्टोर करना है कि जो भी ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो कि वर्कर हैं कॉलेज के अंदर, जो कि सारा काम देखते हैं, ठीक है, सारा और जो भी फालतू मतलब फाइनेंस वगैरह का काम है, ये सब काम है, वो सब देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे तीन हमें डेटा जो है स्टोर कराना है। तो आपको पता है कि स्टूडेंट के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट आ रहे होंगे, नेम आ रहा होगा, ठीक है, उनका फोन नंबर आ रहा होगा, ठीक है, रोल नंबर आ रहा होगा, अलग अलग ऐसे एट्रीब्यूट्स आ रहे होंगे। टीचर का भी आ रहा होगा, नेम आ रहा होगा, फोन नंबर आ रहा होगा, या फिर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो आ रहा होगा। वर्कर का भी आ रहा होगा, नेम आ रहा होगा, फोन नंबर आ रहा होगा, या फिर जो काम करते हैं वो आ रहा होगा। तो आप देख रहे हो इनके अंदर क्या यूनिक है, सॉरी क्या कॉमन है, नेम एंड फोन नंबर सबका कॉमन है। तो आप एक क्लास बना सकते हो, आपने क्लास बना ली पर्सन, ठीक है, जिसके अंदर आपने डिफाइन कर दिया नेम या फिर डेट ऑफ बर्थ या फिर फोन नंबर, ठीक है, फोन नंबर। अब ये जो क्लास है ना, आप इसको अगर कोई और क्लास बनाओगे, जैसे कि आपने एक और क्लास बनाई स्टूडेंट, ठीक है, और आपने एक और क्लास बनाई टीचर, ठीक है, और एक आपने क्लास बनाई लाइक वर्कर, ठीक है। तो ये हमने तीन क्लास और बनाई।
तो एक हमने सुपर क्लास बना लिया पर्सन नाम से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो वर्कर क्लास है इसे पर्सन क्लास से इनहेरिट कर लेंगे, ठीक है। उसकी मेथड होती है उसके अंदर इनहेरिट कर लेंगे, स्टूडेंट को भी इनहेरिट कर लेंगे और टीचर को भी इनहेरिट कर लेंगे। तो हमने पर्सन क्लास के अंदर नेम, डीओबी और फोन नंबर हमारा जो एट्रीब्यूट था, हमें इसके अंदर मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं ये हमारे ऑलरेडी इसके अंदर आ जाएंगे, तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। वर्कर के अंदर भी आ जाएगा, टीचर के अंदर भी आ जाएगा और स्टूडेंट के अंदर भी आ जाएगा, ठीक है। और हमारे जो इसके बाद और आपको कोई यूनिक अगर एट्रीब्यूट डिफाइन करने तो आप कर सकते हो। जैसे स्टूडेंट के अंदर आपको रोल नंबर करना होगा, टीचर के अंदर आपको कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं वो करना होगा, वर्कर के अंदर आपको ये करना होगा कि वो काम क्या करते हैं, ठीक है। तो कौन सा काम संभालते हैं तो वो करना होगा। तो आप देख रहे हो कि ऐसे हमारा जो है थोड़ा सा ईजी हो जाता है डेटा को स्टोर करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ये हमारा एक ग्राफिकल समझ सकते हो, ग्राफिक वे में जो है डेटा को हमें रिप्रेजेंट कराने के लिए यूज होता है ईआर डायग्राम, ठीक है। ईआर मॉडल इज यूज टू विजुअली रिप्रेजेंट द एंटिटीज, लाइक हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं डेटाबेस के, जैसे कि स्टूडेंट, टीचर या फिर उनका जो भी काम का डेटा है वो सबको क्या करता है ये शो कराता है ऐसे ग्राफिकल फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक टेबल थी, ठीक है, जिसके अंदर हमारे स्टूडेंट थे, ठीक है। मतलब कि एक स्टूडेंट नाम की टेबल है, ठीक है। एक स्टूडेंट नाम की टेबल है जिसके अंदर हमारे अलग अलग कॉलम्स हैं, ठीक है। इसके अंदर एक हमारा कॉलम है, आप समझ सकते हो कि एक कॉलम है हमारा एज, ठीक है। एक कॉलम में हम एज, ठीक है। एक हमारा स्टूडेंट की आईडी, ठीक है। एक हमारा रोल नंबर, एक है हमारा नेम, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं इन्हें हमने ऐसे ओवल से शो करा दिया, और जो ये हमारी टेबल है वो हमारी स्टूडेंट है, तो ये हमारी एंटिटी है, तो हमने इसे ऐसे शो करा दिया रेक्टेंगल से, ठीक है। और इनके बीच में क्या कर दिया हमने, ये लाइन खींच दी कि ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये हमने क्या बनाया, एक ईआर डायग्राम बनाया। ऐसे ईआर डायग्राम को बनाया जाता है, एंटिटी को रेक्टेंगल से शो कराया जाता है और जो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं उसे ओवल से शो कराया होता है, ठीक है। और जैसे हमने एक और लिया डायग्राम कि हमारी दो टेबल हैं, एक है कस्टमर टेबल और एक है हमारी ऑर्डर टेबल, और दोनों के बीच में हमारा रिलेशनशिप है प्लेस का, ठीक है, कि जैसे कस्टमर हमारा ऑर्डर को प्लेस करता है, ठीक है। मल्टीपल जो ऑर्डर है, मल्टीपल मल्टीपल कस्टमर्स मल्टीपल ऑर्डर्स को प्लेस कर सकते हैं, या फिर एक कस्टमर हमारा मल्टीपल ऑर्डर्स को प्लेस कर सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक कस्टमर टेबल लिया और एक हमारी ऑर्डर टेबल ली है, ठीक है। तो हमने बीच में रिलेशनशिप ऐसे डायमंड शेप से शो करा दी और बीच में लिख दिया प्लेस की, हमारी प्लेस की इसकी रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ऐसे ईआर डायग्राम बनाया जाता है, ठीक है। रिलेशनशिप ऐसे डायमंड से शो कराई जाती है और एंटिटी हमारी ऐसे रेक्टेंगुलर से और ओवल से हमारा ये जो एट्रीब्यूट्स होता है वो शो कराया जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। डेटा मॉडल का हमारा लास्ट मॉडल था, फिफ्थ हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। तो हमने ये सारे मॉडल आपको समझा दिए, बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डेटाबेस लैंग्वेजेस इन डीबीएमएस, ठीक है। देखो डीबीएमएस के अंदर ना ऐसा नहीं है कि हमारी अलग अलग टाइप की लैंग्वेज होंगी, जैसे कि हमारी सी प्लस प्लस, जावा, ठीक है, ऐसे अलग अलग लैंग्वेज है, तो ये हमारी टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। बट यहाँ पे डेटाबेस लैंग्वेजेस के अंदर हमारी अलग अलग टाइप की कैसी लैंग्वेजेस होती हैं कि हमारा जैसे डेटाबेस है, ठीक है, डेटाबेस है। डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए एक लैंग्वेज होगी, मतलब कि इसका एक स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए एक लैंग्वेज होगी। एक हमारी ऐसी लैंग्वेज होगी जो कि जो भी आपने स्ट्रक्चर क्रिएट किया उसके अंदर जो भी डेटा है उसे मैनिपुलेट करने की एक लैंग्वेज होगी, ठीक है। अब एक हमारा डेटाबेस के अंदर काम होता है ट्रांजैक्शन का, तो ट्रांजैक्शन हैंडल करने के लिए एक लैंग्वेज होगी। और एक हमारा डेटाबेस के अंदर काम होता है एक्सेस कंट्रोल का, कि कौन बंदा कितना डेटा एक्सेस करेगा, तो उस कंट्रोल को एक्सेस करने की, उस कंट्रोल को कैसे दिया जाए, कैसे रिवोक किया जाए, लिया जाए, तो उसके लिए एक हमारी लैंग्वेज होगी। तो ये अलग-अलग काम के लिए हमारी अलग-अलग क्या होती हैं, लैंग्वेज की कमांड्स होती हैं। तो उन्हीं हम डेटाबेस लैंग्वेजेस को हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। डेटाबेस लैंग्वेजेस का मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया हुआ है कि अगर आपको डेटाबेस को डिफाइन करना है, यानी कि क्रिएट करना है स्ट्रक्चर को, तो आप डीडीएल कमांड का यूज करते हो। अगर आपको मैनिपुलेट करना है तो आप डीएमएल कमांड्स का यूज करते हो। उसके अंदर भी दो होती है, एक प्रोसीजर और एक होती है नॉन प्रोसीजरल, यानी कि आपको यहाँ पर स्टेप बाय चलना होता है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली बस बताना होता है क्या चाहिए, स्टेप नहीं चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पर आप जो है एक्सेस कंट्रोल को एक्सेस करते हो डीसीएल से, और ट्रांजेक्शन कंट्रोल अगर है तो आप जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे होते हैं कि पैसे लेना देना जो होता है वो इन टीसीएल कमांड से हो रहा होता है डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो ये हमारी सारी लैंग्वेजेस होती हैं जिन्हें हम देखने वाले हैं, एक एक करके कमांड सीखेंगे आपको सारे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला आता है हमारा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी कि डीडीएल। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप डेटाबेस का जो है स्ट्रक्चर डिफाइन करते हो कि कैसे हमारा डेटाबेस क्रिएट होगा, ठीक है। तो आपने जैसे मैं कॉमनली कमांड देखूं तो यहाँ पर हमारी अलग अलग कमांड्स हैं, ठीक है। सबसे पहले कमांड है हमारी क्रिएट। तो आप क्रिएट से क्या कर सकते हो,
आपने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली कमांड भी लिखी हुई है। यहाँ से आप डेटाबेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल देते हैं कि आपने लिखा क्रिएट टेबल एम्प्लॉइज, तो यहाँ पर आपने एम्प्लॉय नाम की यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गई, ठीक है। और आपने पहले दे दिया उसका कॉलम कि एम्प्लॉय आईडी जो है हमारी प्राइमरी की होगी, तो आपने एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की बना दी, एक कॉलम बना दिया। एक नेम होगा जो कि वेर कैर टाइप का होगा, ठीक है, तो आपने एक नेम बना दिया एट्रीब्यूट। एक होगा आपका डिपार्टमेंट, ठीक है। तो आपकी टेबल क्रिएट हो गई, ठीक है। आप देख रहे हो इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है, बस आपका टेबल क्रिएट हो गई है कि क्या ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। आपकी ये टेबल क्रिएट हो गई जिसका नाम क्या है, एम्प्लॉय, और उसके अंदर एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, तो ये तीन इसके कॉलम भी बन गए, तो टेबल इससे क्रिएट हो गई। नेक्स्ट आता है हमारा कमांड, ये हमारी क्रिएट कमांड थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अल्टर। अगर आपको डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स को क्या करना है, मॉडिफाई करना है, ठीक है। जैसे कि आपको आपकी टेबल है एम्प्लॉय जो हमने अभी ऊपर बनाई थी, और इसके अंदर लिखा है अल्टर टेबल एम्प्लॉय एड सैलरी, ठीक है। तो आपने क्या किया, जैसे पहले एट्रीब्यूट क्या क्या थे, एम्प्लॉय आईडी था, एज था या नेम नेम था, और हमारा एक क्या था, एक हमारा क्या था, एक हमारा डिपार्टमेंट था। तो हमने क्या किया, एक और हमें ऐड करना है, तो हमने किया अल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड सैलरी। तो हमने एक सैलरी कॉलम को भी इसके अंदर ऐड कर दिया जो कि डेसिमल टाइप का होगा, ठीक है। इतना हो गया। और फिर आता है हमारा ड्रॉप। ड्रॉप क्या करता है, हमारी जितने भी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स हैं डेटाबेस के अंदर उन्हें क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। तो ड्रॉप क्या करता है भाई, कंप्लीट मतलब पूरी टेबल को क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। और ड्रॉप से क्या होता है ना कि ड्रॉप बहुत खतरनाक होता है, ठीक है भाई। आपकी टेबल भी डिलीट हो जाएगी, टेबल के अंदर जितना डेटा है सब कुछ डिलीट, ठीक है, पूरा का पूरा सब कुछ डिलीट हो जाएगा अगर आपने ड्रॉप कमांड चला दी, ठीक है। जैसे कि आपने ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय चलाई तो टेबल जो एम्प्लॉय नाम की है वो पूरी डिलीट हो जाएगी, चाहे डेटा हो कुछ भी हो सब डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब फिर आता है हमारा ट्रंकेट। ट्रंकेट हमारा थोड़ा ठीक होता है, ये क्या करता है कि रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल विदाउट डिलीटिंग द टेबल इटसेल्फ। तो आपने यहाँ पर क्या होगा कि आपकी जो टेबल बनी हुई है ना, टेबल के अंदर देखो दो चीजें हैं, ठीक है, आपके एट्रीब्यूट्स हैं और एट्रीब्यूट्स के अंदर जो भी डेटा पड़ा है वो है, ठीक है। तो एट्रीब्यूट डेटा, एट्रीब्यूट डेटा, ठीक है। तो ये क्या करेगा ट्रंकेट, आपका जो डेटा, आपकी जो टेबल के अंदर डेटा पड़ा है ना उसी को सिर्फ डिलीट करेगा, ठीक है। जैसे कि एम्प्लॉय आईडी जो एट्रीब्यूट है वो डिलीट नहीं होगा, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी जितनी भी पड़ी होंगी वो डिलीट हो जाएंगी, या फिर नेम पड़े होंगे जितने भी वो डिलीट हो जाएंगे, बट आपका जो टेबल का स्ट्रक्चर है वो वैसा का वैसा ही रहने वाला है, ठीक है। अब आता है हमारा रीनेम। रीनेम क्या करता है, आपके टेबल के नेम को चेंज करता है और कुछ नहीं है। जैसे कि रीनेम एम्प्लॉयज टू स्टाफ, तो आपकी एम्प्लॉय जो टेबल है उसका नाम हो जाएगा स्टाफ, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया डीडीएल कमांड जो होती है हमारी मैनेज करती है स्ट्रक्चर को डेटाबेस के, जैसे कि क्रिएट करना, अल्टर करना या फिर डिलीट करना उसको, ठीक है। अब आती है हमारी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। नाम से पता चल रहा है ये क्या करेगी, मैनिपुलेट करेगी डेटा को, अपडेट करेगी, इंसर्ट करेगी, रिट्रीव करेगी, मॉडिफाई करेगी, डिलीट करेगी। जो कि टेबल के अंदर डेटा है, टेबल को कुछ नहीं करेगी, टेबल के अंदर जो डेटा है ना उसको ये हैंडल करेगी, ठीक है। सबसे पहला कमांड आता है सिलेक्ट। तो इससे क्या होता है, आपको अगर कोई भी डेटा को रिट्रीव करना है, प्रिंट करवाना है, सिलेक्ट करना है, तो आप इससे करवा सकते हो। सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आईडी। तो आपकी ये टेबल थी पूरी, ठीक है, उसके अंदर एक एम्प्लॉय आईडी थी, नेम था, ठीक है, डिपार्टमेंट था, ठीक है। तो डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, आईटी होगा, मैकेनिकल होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल होगा। तो जहां पर भी वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आईटी, तो जहां पर भी आईटी डिपार्टमेंट है उसे सिलेक्ट करो एम्प्लॉय टेबल के अंदर। फ्रॉम और स्टैरिक का मतलब है मतलब पूरा, ठीक है, मतलब हिस्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय, जितना भी डेटा पड़ा हुआ है पूरे के पूरे को सिलेक्ट कर लो एम्प्लॉय टेबल में से, जहां पर भी डिपार्टमेंट आईटी है, ठीक है। हिस्टेरिक का मतलब होता है ऑल, ठीक है, पूरा के पूरे टेबल के अंदर से जहां पर भी आईटी पड़ा हुआ है उस डेटा को सिलेक्ट कर लो, प्रिंट करवा दो। तो जहां जहां पे आईटी होगा डिपार्टमेंट उसे ही वो प्रिंट करवा देगी, ठीक है, रिट्रीव हो जाएगा आपका डेटा। इंसर्ट से क्या होता है, अगर आपको न्यू रिकॉर्ड को टेबल के अंदर इंसर्ट करना है, ऐड करना है, ठीक है। जैसे कि इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, वैल्यू आपने दे दी 1, जॉन ड्यू और एचआर। तो आपका ये टेबल जो बना हुआ था उसके अंदर एम्प्लॉय आईडी में एक और जो है आपका कॉलम ऐड हो जाएगा जिसके अंदर स्टोर हो जाएगा 1 एम्प्लॉय आईडी की जगह, और नेम की जगह पे स्टोर हो जाएगा जॉन ड्यू, ठीक है। और आपका डिपार्टमेंट की जगह पे क्या ऐड हो जाएगा, एचआर, ठीक है। तो ऐसे आपके जो है ऐड करते हैं, आप इंसर्ट करते हो टेबल के अंदर, ठीक है। फिर आता है कमांड आपका अपडेट। ये क्या है, एग्जिस्टिंग जो डेटा है उसे मॉडिफाई करता है। जैसे कि अपडेट एम्प्लॉइज, मतलब टेबल जो है एम्प्लॉय नाम की उसको अपडेट करना है आपको। सेट डिपार्टमेंट फाइनेंस वेयर एम्प्लॉय आईडी इज 1, जिसकी भी एम्प्लॉय आईडी 1 है, आपको नेम नहीं देख रहे आप यहाँ पर, एम्प्लॉय आईडी से चल रहे हो, एम्प्लॉय आईडी अगर किसी की भी 1 है तो उसका डिपार्टमेंट पहले चाहे कोई भी हो, ठीक है, उससे मतलब नहीं है, उसको क्या कर दो, फाइनेंस कर दो। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी एग्जिस्टिंग डेटा है वो हमारा चेंज हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा डिलीट, ठीक है। अगर आपको कोई भी टेबल के अंदर से डेटा को डिलीट करना है तो आप डिलीट कमांड का यूज करते हो। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर एम्प्लॉय आईडी इज 1।
जितना भी एम्प्लॉय आईडी का डेटा है उसको क्या कर देंगे आप डिलीट कर दोगे, ठीक है। इससे इतना क्लियर है। डीएमएल कमांड जो होती है हमारी फोकस करती है मैनिपुलेट करने को डेटा इनसाइड द टेबल, बट डीडीएल क्या करती है हमारी टेबल के साथ डिलीट करती है जो स्ट्रक्चर होता है टेबल का, ठीक है। अ, अब हमारी जो डीएमएल होती है डेटाबेस मैनिपुलेशन लैंग्वेज, वो हमारी दो टाइप की होती है, ठीक है। ये देखो 10 मार्क्स के अंदर दो बार पूछा गया है, ठीक है, कि दोनों टाइप्स बताओ, ठीक है, प्रोसीजरल भी और नॉन प्रोसीजरल दोनों को समझाओ। तो मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। प्रोसीजरल नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, आपको यहाँ पर ये भी आपको यहाँ पे दो चीजें बतानी होती हैं, ठीक है, कि आपको क्या डेटा चाहिए, व्हाट डेटा इज नीडेड, और हाउ टू रिट्रीव। आपको मतलब ये तो बताना ही पड़ेगा कि कौन सा डेटा आपको चाहिए, और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि किससे कैसे हम इस डेटा को हमें रिट्रीव करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे स्टेप्स बताने पड़ेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। प्रोसीजरल डीएमएल के अंदर अगर आपको कोई डेटा चाहिए तो पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा टोटल सैलरी नंबर इज 10, ठीक है, कि जो भी टोटल सैलरी है उसका नंबर 10 है, ठीक है। फिर आपको बिगिन करना पड़ेगा सिलेक्ट सम, कि जितनी भी सैलरी है उनका क्या करो सम करो इनटू टोटल सैलरी। तो आपने टोटल सैलरी वेरिएबल बनाया यहाँ पे, उसका अंदर क्या करो सम करो। और फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आईटी, ठीक है। तो आपने पहले क्या बनाया, एक टोटल सैलरी नाम का आपने क्या बनाया, एक वेरिएबल बनाया जो कि नम टाइप का है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करा आपने, पहले ये जितनी भी जहां पर भी डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आईटी है उन सबकी क्या किया आपने, सैलरी को सम किया और इस टोटल सैलरी के अंदर रख लिया, ठीक है, इनटू टोटल सैलरी के अंदर आपने स्टोर कर लिया। अब डीबीएमएस आउटपुट डॉट पुट लाइन स्टोर टोटल सैलरी, ठीक है। तो फिर क्या किया आपने, टोटल सैलरी को आपने यहाँ पर प्रिंट करवाया, ठीक है, और फिर एंड किया। तो आपने देख रहे हो यहाँ पर कितने सारे आपने कमांड लिख दिए, पहले डिक्लेयर किया, बिगिन किया, फिर एंड किया, ठीक है। तो ये हमारा होता है प्रोसीजरल डीएमएल, ठीक है। यहाँ पर आपको एक एक प्रोसेस को बताना होता है, व्हाट डेटा इज नीडेड एंड हाउ टू रिट्रीव द डेटा, ठीक है। आपको क्या चाहिए और कैसे रिट्रीव करोगे, सारी स्टेप्स क्लियर करने होते हैं, ठीक है। नॉन प्रोसीजरल जो हमने अभी पढ़ा था ना, डीएमएल कमांड जो ऊपर पड़ी थी, अपडेट इंसर्ट, ये सारी होती है हमारी नॉन प्रोसीजरल। यहाँ पर आपको बस ये बताना होता है कि आपको कौन सा डेटा रिक्वायर्ड है, व्हाट डेटा इज नीडेड, बट नॉट हाउ टू गेट इट। आपको रिट्रीव करने का प्रोसेस नहीं बताना, आपको बस ये बताना है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। द यूजर ओनली स्पेसिफाई व्हाट डेटा इज नीडेड, लीविंग द क्वेरी एग्जीक्यूशन प्रोसेस टू द डीबीएमएस, और सब डीबीएमएस कर लेगा, ठीक है। एग्जांपल आपको देके बताता हूँ कि आपको जैसे जहां पर भी आईटी डिपार्टमेंट है उनकी आपको सैलरी को कैलकुलेट करना है, तो आपने लिखा सिलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आईटी। तो पूरी टेबल के अंदर जहां पर भी डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आईटी होगा उसकी सैलरी अपने आप कैलकुलेट होगी, आपको मिल जाएगी, ठीक है, एक कमांड के अंदर। वहां पर देख रहे थे आपने 5-6 कमांड हमने लिखी फिर जाके हमें सैलरी मिल रही थी, बट यहाँ पर आपकी एक कमांड के अंदर काम हो जाएगा। तो ये होता है हमारा नॉन प्रोसीजरल। प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल के बीच में ये जो डिफरेंस है वो दो बार पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन देख सकते हो, हाउ इसमें बताना पड़ता है, बट यहाँ पर क्या डेटा चाहिए बस वो बताना होता है, ठीक है। यहाँ पे डीबीएमएस क्वेरी को कंट्रोल करता है, यहाँ पर यूजर जो है एग्जैक्ट स्टेप बताता है और मेथड बताता है, ठीक है। ये मोर कॉम्प्लेक्स है, ये थोड़ा इजी टू यूज है। यहाँ पे रिलेशनल एलजेब्रा यूज होता है, ठीक है, हमारे अभी आगे आप पढ़ोगे रिलेशनल एलजेब्रा वगैरह, ठीक है। यहाँ पर आपके एसक्यूएल वगैरह यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारा ऑफर मोर फ्लेक्सिबिलिटी, जो अगर आपको मतलब आप एक एक स्टेप को अगर बता रहे हो तो ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, बट ये हमारा थोड़ा लेस कंट्रोल होता है, सारा कुछ डीबीएमएस कर रहा होता है, बस आपको बताना है कि क्या चाहिए, ठीक है। ये हमारा सुटेबल होता है अगर आपको कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, बट ये हमारा सुटेबल है अगर आपको कोई भी जनरल क्वेरीज को चलाना है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस मैंने आपको काफी अच्छे से समझा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है, तो हमारी डीएमएल कंप्लीट हो गई, डीडीएल कंप्लीट हो गई। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर क्या होता है ना कि हमें दो ही कमांड होती है इसके अंदर, एक होती है ग्रांट और एक होती है रिवोक। अगर आपकी जो पूरी कंप्लीट टेबल है उसके अंदर से अगर आपको कुछ रोज का, ठीक है, या फिर पूरी टेबल का किसी को ग्रांट देना है, एक्सेस देना है, तो आप ग्रांट कमांड का यूज करते हो। अगर आपको उस एक्सेस को वापस लेना है तो आप रिवोक कमांड का यूज करते हो, किसी किसी के एक्सेस को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो आपने जैसे यहाँ पे डीसीएल कमांड इज यूज कंट्रोल एक्सेस टू द डेटाबेस, इट इंक्लूड कमांड दैट मैनेज यूजर परमिशन एंड एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। यूजर को कितनी परमिशन देनी है वही कमांड हमारी यहाँ पर होती है। ग्रांट होती है कि जैसे कि हमने दिया ग्रांट सिलेक्ट इंसर्ट ऑन एम्प्लॉइज टू यूजर वन, आपने यूजर वन को एक ग्रांट दे दिया कि ये जो टेबल है हमारी एम्प्लॉइज उसके अंदर आप सिलेक्ट और इंसर्ट दोनों कर सकते हो, ठीक है, दो कमांड आप चला सकते हो, सिलेक्ट भी कर सकते हो, इंसर्ट भी कर सकते हो। फिर आपने रिवोक कर दिया, आपने यूजर से वो जो उसका प्रिविलेज था वो ले लिया, ठीक है, कि आपने दे दिया रिवोक इंसर्ट ऑन एम्प्लॉइज फ्रॉम यूजर वन, कि भाई आप इंसर्शन नहीं कर सकते, जो आपने पहले सिलेक्ट था ना वही कर सकते हो, अब आप इंसर्शन नहीं कर सकते तो कुछ भी इस टेबल के अंदर, ठीक है। तो आपने रिवोक कर लिया अपना जो पहले आपने ग्रांट किया था। ये होती है हमारी डीसीएल कमांड। आगे चलते हैं।
अब आती है हमारी टीसीएल कमांड। टीसीएल कमांड होती है हमारी ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जिसके अंदर आपके ऐसे कमांड्स होती हैं जो कि ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होती है, पैसे से, मतलब समझ रहे हो ना, पैसे का लेना देना होता है, वो ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। तो टीसीएल कमांड्स मैनेज ट्रांजैक्शन विद द डेटाबेस, एंश्योरिंग दैट ग्रुप्स ऑफ ऑपरेशंस आर आइदर कंप्लीटली एग्जीक्यूटेड और नॉट एग्जीक्यूटेड एट ऑल। ट्रांजैक्शन के अंदर आपको एक प्रिंसिपल को हमेशा फॉलो करना है कि या तो आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए या तो बिल्कुल भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट ना हो, ठीक है, मतलब कि बीच में ना अटके। हमेशा आपका यही रहता है ना, जैसे एकेटीयू जो है हमारा एग्जाम फॉर्म क्या करता है भाई, पेमेंट हो जाती है तो बीच में अटका देता है। आप ये चाहते हो या तो आपके पास से पैसे डिडक्ट ना हो, या तो अगर डिटेक्ट हो गए तो आपका स्टेटस सक्सेस आ जाए और आपका जो है एग्जाम फॉर्म सबमिट हो जाए, ठीक है। दो ही तो आपके चाहिए आपको, ठीक है, आपका जो मेन एम है वो तो दो ही है, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमारा मेन एम यही होता है, ठीक है। सबसे पहला कमांड होता है हमारा कमिट, ठीक है। कमिट से क्या करते हो, जितने भी आपने चेंजेस करे, ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन, वो हमारे सेव हो जाते हैं परमानेंटली, ठीक है, कमिट से। और रोल बैक से क्या होता है कि अगर, जैसे देखो, मैं सेव पॉइंट से पहले समझाऊंगा। सेव पॉइंट सेट अप पॉइंट विद इन अ ट्रांजेक्शन विच यू कैन रोल बैक। जैसे कि आपकी ट्रांजेक्शन एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है, पूरा एक प्रोसेस है, उसके अंदर आपने यहाँ पर एक सेव पॉइंट क्रिएट किया, यहाँ पर एक सेव पॉइंट क्रिएट किया, यहाँ पर एक सेव पॉइंट किया, यहाँ पर एक सेव पॉइंट क्रिएट किया, ठीक है। तो आपने एक दो तीन चार सेव पॉइंट क्रिएट करे। अब आप जैसे ही कमिट करते हो ना, तो आपका डेटा जो है सेव हो जाता है, आपका डेटा सेव हो गया। बट आपको क्या करना है, आपको पहले का डेटा देखना है, आपको रोल बैक करना है पिछले वाले आपने जिसने भी जो भी आपने ऑपरेशन किया था। तो जैसे ही आप यहाँ से रोल बैक करोगे तो आप पीछे वाले जहां पर भी आपने सेव पॉइंट क्रिएट किया था वहां पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे पहुंच गए, आप चेक कर सकते हो। फिर आप रोल बैक करोगे तो पीछे वाले सेव पॉइंट पे पहुंच जाओगे, तो सेव पॉइंट पे आप पहुंच जाते हो रोल बैक का यूज करके, ठीक है। तो इतना क्लियर है, टीसीएल कमांड पूरी हो गई, डीसीएल कमांड पूरी हो गई, डीडीएल हो गई, डीएमएल हो गई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने थोड़ा इन सबको है ना शॉर्ट फॉर्म में एक टेबल बना के क्रिएट कर दिया है कि जिससे आपको बस ये इतना याद रहे, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, इससे पढ़ लेना, ठीक है। अब समझते हैं डेटाबेस के स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो देखो स्ट्रक्चर क्या है हमारा डेटाबेस का, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर बताता है डेटाबेस के अंदर कैसे इंटरनल जो काम है वो होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारी कुछ तीन चीज जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेरी प्रोसेसर, जो भी आप मतलब क्वेरी देते हो, जो भी आपको रिट्रीव करना है या फिर आपको जो भी परफॉर्म करना है अपना एक्शन, वो आप क्वेरी के थ्रू देते हो, ठीक है, एसक्यूएल कमांड लिखते हो, तो वो हमारा क्वेरी प्रोसेसर जो उसे प्रोसेस करता है। एक होता है हमारा स्टोरेज मैनेजर जो कि पूरे स्टोरेज को मैनेज करता है, और एक होता है हमारा डिस्क स्टोरेज जहां पर हमारा डेटा एक्चुअल में जो है स्टोरेज है, ठीक है। फोकस ऑन हाउ द डेटा डीबीएमएस ऑपरेट इंटरनली टू मैनेज एंड प्रोसेस डेटा। हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फोकस करता है कि कैसे डीबीएमएस जो है हमारा इंटरनली ऑपरेट करता है, ठीक है, मैनेज करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए डेटा को। तो आर्किटेक्चर को हम अच्छे से समझते हैं, तो तीन पार्ट के अंदर ये डिवाइडेड है, क्वेरी प्रोसेसर, स्टोरेज मैनेजर एंड डिस्क स्टोरेज। तो ये हमारा होता है आर्किटेक्चर। इस आर्किटेक्चर को ना आपको 3 से 4 बार बनाना पड़ेगा, जब आपको ये आर्किटेक्चर है वो क्लियर होगा, ठीक है। काफ़ी बड़ा आर्किटेक्चर है। यहाँ पर हमारा डीबी है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि डेटाबेस स्कीमा, डीडीएल कम यहाँ पर सारी चीज़ों को सँभालेगा, ठीक है। और यूज़र जो है हमारा यहाँ पर क्वेरीज़ को लिखेगा, क्वेरी प्रोसेसर उसकी क्वेरी को प्रोसेस करेगा, है ना? और फिर आगे जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्राम है यहाँ पर, जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ही होंगे। एप्लीकेशन प्रोग्राम मैंने यहाँ पे 2 बार बना दिया है, कोई नहीं, ठीक है, एक बार हटा देंगे। तो ये हमारा डीबीएमएस का जो है आर्किटेक्चर होता है। तो इसको मैं अभी समझाऊँगा आपको एक-एक करके कि डीडीएल कंपाइलर क्या करेगा। देखो डीडीएल कंपाइलर क्या करेगा कि जो भी आप ऐसी कमांड है जो कि डीडीएल कमांड्स है, ठीक है? डेटाबेस डेफिनिशन कमांड्स है, उनको कंपाइल करेगा, उन्हें कन्वर्ट करेगा मशीन लेवल के अंदर, या फिर हाँ, ये क्या करेगा स्ट्रक्चर के अंदर उसे कन्वर्ट करेगा, ठीक है? और जो हमारा डीएमएल कमांड्स है वो हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट हो रही होंगी। फिर हमारे ऑथराइजेशन कंट्रोल है, जो कि आपका किसको कितना एक्सेस मिला हुआ है वो देखेगा। कमांड प्रोसेसर है, क्वेरी ऑप्टिमाइज़र है, जो क्वेरी ऑप्टिमाइज़र है, जो कि हमारी क्वेरीज को क्या करता है, ऑप्टिमाइज़ करता है, जिससे कि हमारा डेटा एफिशिएंटली जो है रिट्रीव हो सके। शेड्यूलर है, जो कि क्या करता है, हमारे जितने भी ट्रांज़ैक्शंस हो रहे हैं उन्हें शेड्यूल करता है, ठीक है। ट्रांज़ैक्शन मैनेजर है, जो कि ट्रांज़ैक्शन को मैनेज करता है। बफर मैनेजर है, रिकवरी मैनेजर है। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने 3 उसके अंदर 3 पार्ट्स के अंदर ये डिवाइडेड है। क्वेरी प्रोसेसर, ठीक है, जो कि सारा क्वेरी का काम करेगा। स्टोरेज मैनेजर एंड डिस्क स्टोरेज, ठीक है। ये सारे काम हो रहे होंगे, ठीक है। चलो देखते हैं एक-एक करके, और इनके अंदर क्या-क्या सब पार्ट्स हैं वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पहला कंपोनेंट क्या है हमारा, इसे थोड़ा-सा बड़ा कर लूँ, ठीक है। सबसे पहला हमारा कंपोनेंट है क्वेरी प्रोसेसर। तो ये हमारा क्या करता है, इसका काम होता है मेन कि जो भी यूज़र की हमारी क्वेरी है, उसे इंस्ट्रक्शन के अंदर कन्वर्ट किया जाए, और जिससे कि जो सिस्टम है हमारा, उसे वो एग्ज़ीक्यूट कर सके, ठीक है। अगर इंस्ट्रक्शन आपकी क्वेरी को नहीं समझ में आ रही उसे, तो उसे उसे इंस्ट्रक्शन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे कि सिस्टम उसे समझ पाए और एग्ज़ीक्यूट कर पाए, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे सब कंपोनेंट होते हैं, डीएमएल कंपाइलर, डीडीएल कंपाइलर, एम्बेडेड डीएमएल प्री
कंपाइलर और क्वेरी ऑप्टिमाइजर। डीएमएल कंपाइलर क्या करता है कि हमारी जो भी डीएमएल कमांड्स हैं उन्हें लो लेवल मशीन इंस्ट्रक्शन के अंदर कन्वर्ट करता है, सिस्टम उसे समझ पाए। इंटरप्रेटर क्या करता है डीडीएल, कि हमारी जो भी डीडीएल कमांड्स हैं उन्हें टेबल्स के अंदर जो है कन्वर्ट करता है, कंटेनिंग मेटा डेटा, जिसके अंदर मेटा डेटा जो है वो भी होता है, डेटा अबाउट डेटा। ठीक है। एम्बेडेड डीएमएल प्री कंपाइलर, ये हमारा आपको स्ट्रक्चर में नहीं दिखा होगा, ये एम्बेडेड होता है। ये हमारा ऐसा कंपाइलर होता है जो कि हमारी डीएमएल जो कमांड्स हैं उन्हें एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट करता है इनटू प्रोसीजरल कॉल्स, कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद काम कैसे हो रहा होगा, प्रोसेस कैसा हो रहा होगा। ठीक है। फिर आता है हमारा, जैसे यहाँ पर आपने नॉन प्रोसीजरल डीएमएल कमांड डाली है जो कि प्रोसीजरल नहीं है, तो उसे वो प्रोसीजरल कॉल्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। क्वेरी ऑप्टिमाइजर क्या करेगा, आपकी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें एग्जीक्यूट करेगा और ऐसे जनरेटेड बाय द डीएमएल कंपाइलर ऑप्टिमाइजिंग देम द परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस जो है उसकी काफी अच्छी हो, एफिशिएंट हो जाए, इसके अंदर ऐसा मतलब उसे ऑप्टिमाइज करेगा। ठीक है। फिर आता है हमारा स्टोरेज मैनेजर। तो देखो यहाँ पर जो था सारा काम हमारा प्रोसेसिंग का था, ठीक है, मतलब कि कन्वर्टिंग हो रही थी कोई चीज या फिर ऑप्टिमाइज हो रही थी। अब स्टोरेज मैनेजमेंट है तो मतलब मैनेजिंग का काम होगा सारा का सारा। ये हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है क्वेरीज और फिजिकल डेटा डेटा स्टोरेज के बीच में। जैसे कि हमारा फिजिकल तो ये यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन होती है जो कि क्वेरीज होती हैं जहां पर आप लिखते हो और वो जाकर वहां पर चेंजेस करती है। ठीक है। तो ये हमारा काम किसका होता है, स्टोरेज मैनेजर का काम होता है, जो कि इट ये एंश्योर करता है कि डेटा जो है कंसिस्टेंसी में बने रहे, इंटीग्रिटी हो डेटा के अंदर और प्रॉपर डेटा का एक्सेस कंट्रोल अच्छे से रहे। ठीक है, कि डेटा लीक ना हो। ठीक है। और सब कंपोनेंट की बात करें तो सबसे पहला आता है ऑथराइजेशन मैनेजर। ठीक है, कि कौन कौन से जो डेटा को कितना कौन कौन से यूजर को कितना डेटा का एक्सेस मिला हुआ है, रोल बेस्ड एक्सेस, कि किसको कौन सा यूजर जो है ऑथोराइज है, कौन सा यूजर जो है ऑथोराइज नहीं है, ये मैनेज करता है ऑथराइजेशन मैनेजर। ठीक है। इंटीग्रिटी मैनेजर क्या करता है, ये मैनेज करता है कि इंटीग्रिटी जो कंस्ट्रेंट्स हैं लाइक प्राइमरी की, फॉरेन की, जो है हमारे डेटा को मॉडिफाई करने के लिए यूज हो। ठीक है, और कोई यूज नहीं हो सकता। ट्रांजेक्शन मैनेजर की बात करें तो ये हमारे ट्रांजेक्शन शेड्यूलिंग को मैनेज करता है। फाइल मैनेजर की बात करें तो फाइल कैसे स्टोर होगी, कैसे मैनेज होगी फाइल स्पेस को, वो मैनेज करता है। बफर स्टोरेज क्या करता है कि कैचे मेमोरी को मैनेज कर रहा होता है। तो ये सारे जो है ये पढ़ के समझ में आ जाएंगे, थ्योरी कॉन्सेप्ट है और इसके अंदर कुछ नहीं है भाई, याद ही करना पड़ेगा। इसके अंदर तो कुछ नहीं कर सकते भाई, इसे आपको याद ही करना पड़ेगा और सिंपल है। ठीक है, बस पढ़ के समझ में आ रहा है। बस हाँ, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है कि हमें ये याद नहीं रहते। ठीक है, तो इसे कोशिश करो याद करने की। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्क स्टोरेज। डिस्क स्टोरेज क्या है, एक हमारा फिजिकल लेयर है जहां पर हमारा जो एक्चुअल में डेटा जो है स्टोर है, ऑर्गेनाइज है और मैनेज होता है। ठीक है। तो कंपोनेंट इसका क्या है, डेटा फाइल्स। ठीक है, जो भी हमारा डेटा फाइल्स की फॉर्म में स्टोरेज है एट द एंड ऑफ द टाइम। ठीक है, तो स्टोर द एक्चुअल डेटा इन द डेटाबेस। और डेटा डिक्शनरी, जितने भी हमारे डिक्शनरी के अंदर स्टोर होता है कि डेटा के बारे में जो भी हमारा डेटा है, लाइक उसका एड्रेस, उसकी की, ये सारी चीजें मेटा डेटा जो है डेटा डिक्शनरी के अंदर स्टोर होता है। इंडेक्सेस, कि उसका जो एड्रेस है वो, जिससे कि डेटा रिट्रीवल जो है वो फास्ट हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग हमारे मेमोरी इंडेक्सेस के कॉन्सेप्ट लगाए जाते हैं, जो भी बेस्ट होता है वो यहाँ पर लगाया जाता है। ठीक है। तो ये था हमारा डेटाबेस आर्किटेक्चर जो कि हमारे इंटरनल वर्किंग से डील करता है डीबीएमएस की। ठीक है यार, आई होप क्लियर हो गया होगा। तीन पार्ट्स हैं हमारे, स्टोरेज मैनेजमेंट, क्वेरी प्रोसेसिंग एंड डेटा इंटीग्रिटी। बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये डिस्क स्टोरेज, स्टोरेज मैनेजर एंड क्वेरी प्रोसेसर। ठीक है, क्वेरी में जो यूजर क्वेरी दे रहा है वो प्रोसेस हो रही है इन सब के थ्रू। स्टोरेज मैनेजर हमारा ये मैनेज कर रहा है कि हमारा जो एक्चुअल में स्टोरेज है और जो हमारी क्वेरी है जो यूजर दे रहा है, उनके बीच में एक इंटरफेस क्रिएट हो सके। ठीक है, और मैनेज हो सके सारी क्वेरी। और डिस्क स्टोरेज क्या कर रहा है, जो हमारा एक्चुअल में डेटा स्टोर है उसे मैनेज कर रहा है कि कैसे वो इफिशिएंटली स्टोर है, रिट्रीवल अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो ये हमारे तीन कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रोल ऑफ डीबीए। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट दो बार पूछा गया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये इजी है। ठीक है, इतना वो नहीं है कि आपको पढ़ के ना समझ में आए। ये हमारे एक प्रोफेशनल होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेटाबेस को सिक्योर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और मैनेज करने के लिए। ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डीबीए होते ही हैं जो कि काम करते हैं डेटाबेस को बिल्कुल क्लोजली काम करते हैं उस पर कि डेटा हमारा सिक्योर है। ठीक है, और मैनेज करते हैं कि यूजर का एक्सेस, बैकअप्स एंड रिकवरी, इन सबको मैनेज करते हैं। तो इनका जो मोस्टली काम होते हैं वो ये सारे पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, डेटाबेस को डिजाइन करना और इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर डिजाइन होगा और कैसे वो इम्प्लीमेंट होगा। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, कहीं पर हमारा जो डेटाबेस है वो इफिशिएंटली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर नहीं कर रहा तो उसे काम करना उस पर। ठीक है, ऑप्टिमाइज करवाना। सिक्योरिटी मैनेजमेंट रखना, बैकअप और रिकवरी रखना, अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसी स्ट्रेटेजी बना के रखना कि हमारा जो डेटा है वो लॉस ना हो। ठीक है, इंटीग्रिटी, डेटा के अंदर इंटीग्रिटी हो,
डेटा एक्यूरेसी हो, कंसिस्टेंसी हो, प्रिवेंटिंग करप्शन, कोई भी करप्शन ना हो डेटा का बिफोर ऑपरेशन, आफ्टर द ऑपरेशन, ठीक है। यूजर मैनेजमेंट, अच्छे से यूजर का मैनेजमेंट हो, किसको कितना एक्सेस मिला हुआ है, किसको कितना प्रिविलेज मिला हुआ है, सब मैनेज करता है ये, ठीक है। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर मैनेजमेंट, इन सबको इंस्टॉल करना, अपग्रेड करना, ठीक है, टाइम टू टाइम, ये सब कौन काम कर रहा होता है? डीबीए काम कर रहा होता है, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारे कीज इन डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कीज कौन कौन सी होती हैं? टेबल्स के अंदर जो कीज है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। प्राइमरी की होती है, सुपर की होती है, कैंडिडेट की होती है, एट्रीब्यूट की होती है, फॉरेन की होती है, ये हमारी सारी कीज होती है, ठीक है। अब इनको एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट यह देखो, कीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको कीज आती होंगी ना, तभी आप आगे काम कर पाओगे डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो कीज क्या है? कीज हमारी एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, और कॉम्बिनेशन है हमारे एट्रीब्यूट्स का। ऐसा नहीं है कि की हमारी एक ही होती है, जरूरी नहीं है कि हमारी एक हो, ठीक है। मल्टीपल कीज हो सकती हैं, बट हमारी कौन सी टाइप की की है वो हम देख रहे होंगे, ठीक है। यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल, किसी भी रो को अगर आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करवाना है तो आप यूज करते हो कीज का, ठीक है। चलो जल्दी से एक्सप्लोर करते हैं कीज को। तो सबसे पहले हमारी टाइप्स ऑफ की देख लेते हैं। ये नाम तो एटलीस्ट आपको ही पता हो, ठीक है, आपके वाइवा के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जाती हैं कीज। सुपर की, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, फॉरेन की, अल्टरनेट की एंड कंपोजिट की, ठीक है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे इसी ऑर्डर में। पहले सुपर की पढ़ेंगे, फिर हम कैंडिडेट की पढ़ेंगे, फिर हम प्राइमरी की पढ़ रहे होंगे, फिर हम अल्टरनेट की पढ़ रहे होंगे, फिर हम कंपोजिट की पढ़ रहे होंगे, फिर हम फॉरेन की, ऐसे मतलब एक एक कीज को हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा की इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई की जो है एंश्योर करती है कि हमारा डेटा जो है अच्छे से सेफ रहे, इंटीग्रिटी रहे, उसके अंदर यूनिकनेस रहे, ठीक है। और रिट्रीव करना आप की से ही कर सकते हो इफिशिएंटली, अगर आपको करना है, ठीक है। सबसे पहले सुपर की को पढ़ते हैं, ठीक है। सुपर की क्या है? नाम से पता चल रहा है भाई बहुत सुपर है, ठीक है, सबसे ज्यादा सुपर डुपर है। सुपर की इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो इन अ टेबल। मतलब क्या है कि एक हमारा सेट है जिसके अंदर इतने सारे हमारी कीज मेंशन होंगी, इतने सारे हमारे एट्रीब्यूट्स मेंशन होंगे जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करवा रहे हो हमारे रो को, ठीक है। तो देखो, इसके अंदर सेट लिखा है, मतलब कि कीज जो है हमारी वो एक से ज्यादा हो सकती हैं। तो हमारी जो सुपर की होगी वो एक से ज्यादा एट्रीब्यूट से भी बन सकती है, एक एट्रीब्यूट से भी बन सकती है, बट वो जो हमारा एट्रीब्यूट है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करवा रहे हो किसको? हमारी पूरी की पूरी रो को, ठीक है। तो जैसे एक की है, जैसे कि अब हम एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। ये हमारी टेबल है, इसके अंदर आप देख सकते हो, टेबल के अंदर हमारी टेबल का नाम है स्टूडेंट टेबल, और रोल नंबर है, नेम है, फोन नंबर है और ईमेल है। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर यूनिक क्या है? सबसे यूनिक तो हमारा रोल नंबर ही है, ठीक है, सबसे यूनिक हमारा रोल नंबर ही है। बट इसके अंदर आप ये भी देख सकते हो कि हमारा जो फोन नंबर है वो भी यूनिक है, ठीक है। देख सकते हो कि इसके अंदर हमारी जो मेल है, ईमेल है, वो भी यूनिक है, बट ईमेल हमारी जो है डुप्लीकेट हो सकती है, बट फोन नंबर हमारे डुप्लीकेट नहीं होते, और रोल नंबर हमारे डुप्लीकेट नहीं होते। तो आप ये कह सकते हो कि रोल नंबर तो हमारा एक सुपर की है, क्योंकि ये पूरी की पूरी टेबल को आइडेंटिफाई करवा रहा है। अब हम एक और कह सकते हैं कि रोल नंबर प्लस अगर हम नेम को एक साथ डाल दें तब भी वो यूनिकली आइडेंटिफाई करवा रहा है, ठीक है। अगर हम सिर्फ रोल नंबर और नेम को लेके चलें, 101 एंड एलिस, तो उनका एक ही रो आ रही है, ठीक है, और कोई रो नहीं आ रही। 101 एंड बॉब, तो एक ही रो आ रही है और कोई रो नहीं आ रही। तो हम इन दोनों को भी साथ में रख सकते हैं, ये भी हमारी सुपर की है। और अगर हम रोल नंबर और फोन नंबर को साथ में रख लें तब भी हमारी सुपर की है। और अगर हम इसको रोल नंबर को और नेम को और ईमेल को साथ में रख लें तब भी एक हमारी सुपर की है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है कि ये हमारे मल्टीपल हमारी क्या है? कीज हैं, ठीक है। तो इन सबके जो सेट को ही हम क्या कहते हैं? सुपर की कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सुपर की देखें तो ये हमारी अलग-अलग सुपर कीज हैं। रोल नंबर एक हमारा सुपर की है, रोल नंबर एंड नेम भी हमारा सुपर की है, रोल नंबर फोन नंबर भी हमारा सुपर की है, तो रोल नंबर नेम एंड ईमेल भी हमारा सुपर की है। हम देख सकते हैं कि सुपर की हमारी जो है अलग अलग हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि सुपर की हमारी यूनिक होगी, सुपर की हमारी अलग अलग हो सकती हैं। और एक सुपर की के अंदर ऐसा भी हमारा एट्रीब्यूट मेंशन हो सकता है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई ना करवा रहा हो पूरी टेबल को। जैसे कि यहाँ पे रोल नंबर जो है यूनिकली आइडेंटिफाई करवा रहा है, बट नेम नहीं करवा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे दोनों मिलकर यूनिकली आइडेंटिफाई करवा रहे हैं तब उसे हम सुपर की कह सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिंगल जो हमारा एट्रीब्यूट है वो हमारा यूनिकली आइडेंटिफाई करवा रहा हो, ठीक है। तो सुपर की क्लियर है। आगे बढ़ते हैं कैंडिडेट की तरफ। कैंडिडेट की होता है हमारा मिनिमल सुपर की, मतलब कि हमारे जो सुपर की का जो मिनिमल जो हमारा एट्रीब्यूट होगा वो हमारा क्या होगा? हमारा स्मॉलेस्ट सेट जो होगा वो हमारा कैंडिडेट की होगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें से हमारा जो रोल नंबर है वो हमारा एक अकेला ऐसा है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करवा रहा है। तो हम रोल नंबर को उठा सकते हैं एज अ कैंडिडेट की, ठीक है। और हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम फ़ोन नंबर को भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको रोल नंबर को हटा दें और इसके अंदर फ़ोन नंबर भी रख दें, फ़ोन नंबर भी एक हमारा सुपर की है, क्योंकि इस टेबल के अंदर फ़ोन नंबर हमारा क्या कर रहा है? इसे यूनिकली आइडेंटिफ़ाई करवा रहा है, ठीक है। तो हम फ़ोन नंबर को भी कैंडिडेट की कह सकते हैं।
candidate key is a minimal super key. It is the smallest set of attributes that can uniquely identify a row. ठीक है, तो ये समझ में आ गया. For the sum, ये हमारा एक टेबल है, ऊपर वाली जो सेम टेबल है उसके अंदर हमारा जो रोल नंबर है वो हमारा क्या है, एक यूनिकली आइडेंटिफाई करवा रहा है हर पूरी की पूरी स्टूडेंट टेबल को. ठीक है, तो रोल नंबर एक हमारा क्या कैंडिडेट की है, और फोन नंबर और रोल फोन नंबर जो है हमारा क्या है, एक हमारा कैंडिडेट की है, क्योंकि ये भी हर एक के पास, हर एक स्टूडेंट के पास यूनिक होता है फोन नंबर. तो ये भी हमारा पूरी की पूरी रो को जो है आइडेंटिफाई करवा रहा है यूनिकली. तो फोन नंबर भी हमारा एक कैंडिडेट की है. रोल नंबर एंड फोन नंबर हमारे दोनों क्या बन गए, कैंडिडेट की बन गए. ठीक है, कैंडिडेट कीज बन गए, रोल नंबर भी एंड फोन नंबर भी. अब हम आगे बढ़ते हैं. इतना समझ में आ गया सुपर की क्या है, सेट ऑफ ऐसे कीज वन और मोर एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो इन अ टेबल. और कैंडिडेट की क्या है, मिनिमल सुपर की. ठीक है, मतलब कि स्मॉलेस्ट सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो, वो क्या है हमारा कैंडिडेट की. क्लियर है. पता है प्राइमरी की. ठीक है, प्राइमरी की दो ही कंडीशन है कि एक तो वो हमारे यूनिकली आइडेंटिफाई करवा रहा हो पूरी की पूरी कॉलम को, और वो कभी भी क्या हो, नल ना हो. ठीक है, दो कंडीशन है. इट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो एंड कैन नॉट बी नल, नल नहीं होना चाहिए और यूनिकली आइडेंटिफाई करवाना चाहिए. तो अ, अ, क्या बोलते हैं, प्राइमरी की है स्पेशल कैंडिडेट की चूजन बाय द डेटाबेस डिजाइनर. तो डेटाबेस डिजाइनर एक यहाँ से मतलब कैंडिडेट की हमारी दो तीन है, यहाँ पे रोल नंबर एंड फोन नंबर, दोनों में से एक ऐसी स्पेशल की को क्या बोलते हैं, कैरी आउट करता है कि भाई जो यूनिकली आइडेंटिफाई भी करवा रही हो और कभी भी नल ना हो. ठीक है, तो वही हमारी क्या बन जाती है, प्राइमरी की बन जाती है. तो फोन नंबर हमारा नल हो सकता है, किसी स्टूडेंट के पास कहीं फोन ना हो तो वो हमारा नल हो सकता है, बट रोल नंबर नल नहीं होता, रोल नंबर सबका ही होता है. तो रोल नंबर हमारा नल नहीं होगा तो रोल नंबर हमारा क्या बन जाएगा, प्राइमरी की बन जाएगा. ठीक है, प्राइमरी की बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, और अभी हम फॉरेन की के अंदर भी प्राइमरी की का थोड़ा सा रेफरेंस लेंगे, जिससे कि फॉरेन की को क्रिएट किया जाता है प्राइमरी की हेल्प से. अल्टरनेट की, तो अल्टरनेट की क्या होता है कि अगर आपने कैंडिडेट की से किसी की को उठा लिया, उसे बना दिया प्राइमरी की, जैसे कि आपने यहाँ पर रोल नंबर को उठा के प्राइमरी की बना दिया, तो जो भी की बची होती हैं वो हमारी बन जाती हैं क्या, अल्टरनेट की. ठीक, जैसे कि यहाँ पे फोन नंबर हमारा क्या बन गया, अल्टरनेट की बन चुका है. ठीक है, तो अल्टरनेट की क्लियर है, यही होता है हमारा अल्टरनेट की. अदर देन नॉट सिलेक्टेड एज अ प्राइमरी की, कैंडिडेट की के अंदर से वो हमारी अल्टरनेट की बन जाती हैं. आगे बढ़ते कंपोजिट की. कंपोजिट की होती है हमारी मेड अप ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट दैट कैन टुगेदर यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो, नाइदर एट्रीब्यूट अलोन कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो. मतलब कि ऐसे एट्रीब्यूट्स जो कि मिक्स होके, मतलब कि दोनों का अगर आप ग्रुप कर दो तो वो हमारी जो रो है उन्हें यूनिकली आइडेंटिफाई करवा पाए, बट वो अकेले यूनिकली आइडेंटिफाई ना करवा पाए. जैसे कि ये जो हमारा स्टूडेंट आईडी आप देखोगे 101 101 102, तो क्या ये पूरी की पूरी रो को आइडेंटिफाई करवा पा रहे, नहीं, क्योंकि अगर आपको 101 सेलेक्ट करोगे तो आपकी ये वाली रो भी आइडेंटिफाई हो जाएगी, ये वाली रो भी सेलेक्ट हो जाएगी, तो दो हमारी रो सेलेक्ट हो रही है, यूनिक नहीं हो रही. तो 101 जो हमारा स्टूडेंट आईडी है वो हमारा यूनिक नहीं है, हम इसे हटा देते हैं. कोर्स आईडी को लेते हैं. कोर्स आईडी क्या हमारा यूनिकली आइडेंटिफाई करवा पा रहा है, CS101 ये भी नहीं करवा पा रहा. अगर CS101 अगर आप लिख दोगे तो आपकी ये वाली भी सिलेक्ट हो जाएगी, ये वाली भी सिलेक्ट हो जाएगी, तो ये भी नहीं करवा पा रहा. अगर हम यहाँ पर स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी को दोनों को ग्रुप कर दें, मतलब स्टूडेंट आईडी को भी आपने उठा लिया और कोर्स आईडी को भी आपने उठा लिया, ठीक है, और दोनों को साथ में रख दें, तो अगर आपने 101 और CS101 लिख दिया तो ये एक ही रो को जो है आइडेंटिफाई करवा पा रहे हैं. ठीक है, और अगर आपने 101 और MA101 लिख दिया तो ये भी एक ही रो को आइडेंटिफाई करवा रहे हैं, या फिर 102 या फिर CS101 लिख दिया तो ये भी एक ही रो को आइडेंटिफाई करवा रहे हैं. तो क्या है ये हमारे दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, हमारा एक ऐसी की बना रहे हैं जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करवा पा रहे हैं, बट ये अकेले कोई करवा पा रहे हैं, नहीं करवा पा रहे. तो ये हमारी क्या बन गई, कंपोजिट की. कंपोजिट की इज मेड अप टू और मोर एट्रीब्यूट दैट टुगेदर यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो, नाइदर एट्रीब्यूट कैन अलोन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो. अकेला नहीं करना चाहिए, दोनों करने चाहिए, या फिर दो से ज्यादा हो वो करने चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट की आती है हमारी क्या, फॉरेन की. ठीक है, फॉरेन की भी काफी इंपॉर्टेंट है. फॉरेन की के अंदर क्या होता है कि हमारी जैसे दो टेबल मेंशन है, ठीक है, एक हमारी स्टूडेंट टेबल है और एक हमारी एनरोलमेंट टेबल है. अगर आपको इन दोनों टेबल को कनेक्ट करवाना है तो आपको हेल्प हेल्प लेनी पड़ती है किसकी, फॉरेन की. ठीक है, तो फॉरेन की का एक कॉन्सेप्ट है कि तो फॉरेन की इज अ फील्ड इन वन टेबल डेट रेफरेंस द प्राइमरी की इन द अनदर टेबल. मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर एक हमारी एनरोलमेंट टेबल है, ये हमारी स्टूडेंट टेबल है. ठीक है, एनरोलमेंट टेबल के अंदर एक हमारी की है स्टूडेंट आईडी, वो हमारी जब भी फॉरेन की बन सकती है अगर वो किसी और टेबल के अंदर क्या हो, प्राइमरी की हो. ठीक है, तो ये हमारी क्या है, स्टूडेंट आईडी, ये यहाँ पर फॉरेन की है, बट ये स्टूडेंट टेबल के अंदर ये जो है यहाँ पर क्या है, प्राइमरी की है.
तो ये फॉरेन की जब ही बन सकती है जब वो किसी और टेबल के अंदर क्या हो, प्राइमरी की हो। तो स्टूडेंट आईडी यहाँ पर अगर प्राइमरी की है तो ये क्या बन सकती है, यहाँ पे फॉरेन की बन सकती है। तो ये दोनों क्या करेंगी, अब कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, कैसे होंगी देखो, जैसे कि एनरोलमेंट हमारे पास टेबल है, स्टूडेंट टेबल नहीं है। ठीक है, तो इस एनरोलमेंट टेबल के अंदर हमने हमारे पास जैसे कि हमारा एनरोलमेंट आईडी है 101 और कोर्स है मैथ। ठीक है, और स्टूडेंट आईडी है 1। तो अब आपको चाहिए कि भाई मैं जो है स्टूडेंट टेबल के पास जाऊं और यहाँ से इस स्टूडेंट आईडी की हेल्प से मैं स्टूडेंट का नाम पता लगा पाऊं। तो आप इस टेबल से यहाँ पर कनेक्ट हो जाओगे और स्टूडेंट आईडी जो 1 है उसका नाम क्या हो जाएगा, जॉन। ठीक है, तो आपको जॉन का नाम भी पता चल गया, क्लियर है। अब यहाँ पर एनरोलमेंट है 103 और हिस्ट्री इसका कोर्स है बट इसका 1 है, तो इसका मुझे नाम पता लगाना है, तो मैं जाऊंगा जॉन। जॉन की एज है 21 और इसके पास मैथ भी है और इसके पास हिस्ट्री भी है। तो फॉरेन की इसके लिए देखो कितनी ज्यादा हेल्प करती है। ठीक है, दो टेबल को कनेक्ट कर दिया इसने। ठीक है, तो ये जो हमारी कीज थी वो सारी खत्म हो गई। तीन की काफी छह की काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से प्राइमरी की, फॉरेन की और जो हमारा ये कैंडिडेट की, ये तीनों काफी बार पूछी जाती हैं। ठीक है, मतलब कि तीनों का ग्रुप बना के आपको बोल देगा 10 नंबर में, 7 नंबर में समझाओ। तो आपको ये जो एग्जांपल मैंने टेबल का बताया ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये टेबल का एग्जांपल ले लेके बता देना, काफी अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्या, ई आर मॉडल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ईआर मॉडल का कॉन्सेप्ट क्या है, तो मैंने आपको बताया था, अभी समझाया था ईआर मॉडल को डेटा मॉडल्स के अंदर, कि हमारा जैसे घर है। ठीक है, तो घर का जो मैप होता है ना, वो हमारा क्या होता है, ईआर मॉडल होता है। मतलब कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटाबेस, वो हमारा क्या होता है, ईआर मॉडल होता है। तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होता है ये हमारा। तो समझते हैं। ठीक है, एक हमारी जैसे टेबल है, जैसे कि ऊपर मैं चलता हूँ थोड़ा सा और समझाता हूँ आपको। ठीक है, जैसे कि एक हमारी यहाँ पर टेबल है। ठीक है, ये हमारा समझ लो एक डेटाबेस है। ठीक है, और एक ये है। ठीक है, इसके अंदर दो चीजें, दो टेबल हैं, एक स्टूडेंट टेबल है, एक एनरोलमेंट टेबल है। तो हमने देख लिया दो टेबल हैं, तो हमने दोनों टेबल को मान लिया ये एंटिटी है। क्या है, एंटिटी है। तो हमने एक टेबल बनाई, एक हमने ऐसे बना दिया, ये होती है एंटिटी। ठीक है, रेक्टेंगुलर से स्टूडेंट बना दिया। ठीक है, और एक हमने एंटिटी बना दी एनरोलमेंट। ठीक है, एक हमने एंटिटी बना दी एनरोलमेंट। अब हमारी जो स्टूडेंट है उसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक तो है हमारी स्टूडेंट आईडी और एक है हमारा नेम, और एक और एट्रीब्यूट है हमारा एज। ठीक है, तो ये जो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, इन्हें हम ओवल से ऐसे ओवल से बनाते हैं। ठीक है, ओवल से हमने बना दिया स्टूडेंट आईडी, एज, और एनरोलमेंट के पास भी तीन है एट्रीब्यूट्स, एनरोलमेंट आईडी। ठीक है, और ऐसे एट्रीब्यूट बना दिया, कोर्स ऐसे एट्रीब्यूट बना दिया, और क्या है हमारा स्टूडेंट आईडी ऐसे एट्रीब्यूट बना दिया। ठीक है, और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, इन दोनों के बीच में हम समझ सकते हैं रिलेशनशिप क्या है, कि स्टूडेंट क्या करेगा, एनरोल करेगा, एनरोल करेगा किसी भी कोर्स के अंदर। ठीक है, तो हम बीच में एक हमने वो बना दिया रिलेशनशिप डायमंड की हेल्प से, एनरोल। ठीक है, हमने एनरोल करके एक रिलेशनशिप बना दिया और हमने ऐसे करा दिया। ठीक है, अब एक स्टूडेंट मल्टीपल एनरोलमेंट कर सकता है, मल्टीपल कोर्सेज में एनरोल कर सकता है, जैसे कि हमारा ये जो जॉन है, इसने इंग्लिश मैथ के अंदर भी कर सकता है और वो हिस्ट्री के अंदर भी करा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, वन टू मैनी रिलेशनशिप है। ठीक है, वन टू मैनी रिलेशनशिप, एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज को एनरोलमेंट कर सकता है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ऐसे हमारा क्या है, ये एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल बन गया। ठीक है, ये क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारे डेटाबेस का। तो ऐसे ही हम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल बनाते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर सारा लिखा हुआ है और मैंने अपनी वन शॉट के अंदर बहुत अच्छे से क्लियरली समझाया है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंटिटी, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट सब समझाया है। बट यहाँ पर मैं इतना नहीं समझाने वाला, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, तो मैं क्वेश्चन करके बताऊंगा। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका। कंपोनेंट्स देख लो, एंटिटीज क्या होती हैं हमारी, ऑब्जेक्ट्स या फिर थिंग, जैसे कि स्टूडेंट, कोर्स, टीचर। तो वहां पर हमने जैसे एनरोलमेंट बनाया था, वहां की उसकी जगह पे कोर्स भी बना सकते थे। ठीक है, तो हमने कोर्स बनाया था, कोर्स एक हमारा एंटिटी हो गया। ठीक है, टीचर हमारा एक एंटिटी हो गया। अगर एट्रीब्यूट की बात करें तो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, स्टूडेंट की आईडी, नेम, रोल नंबर। कोर्स की क्या थी, हमारी एनरोलमेंट नंबर या फिर हमारे स्टूडेंट की आईडी, तो वो हमारी उसकी एट्रीब्यूट्स हो गए या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। ठीक है, और हमारे रिलेशनशिप की बात करें तो ये जो हमारी मल्टीपल एंटिटीज होती हैं, जैसे कि स्टूडेंट एंड कोर्स हमारी एक एंटिटी है, तो ये एक स्टूडेंट हमारे मल्टीपल कोर्स के अंदर क्या कर सकता है, एनरोल कर सकता है। तो ये हमारी वन टू मैनी रिलेशनशिप हो गई। ये हमारे बीच में इनके क्या होते हैं, रिलेशनशिप्स होती हैं, अलग अलग रिलेशनशिप होती है, मैनी टू मैनी, वन टू मैनी, मैनी टू वन। ठीक है, तो ये हमारी रिलेशनशिप्स होती हैं। तीनों हो गया। सिंबल्स कौन कौन से यूज होते हैं, रेक्टेंगल हमारा यूज होता है एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, एलिप्स हमारा यूज होता है, ये जो ओवल होते हैं ये हमारे यूज होते हैं एट्रीब्यूट को डिफाइन करने के लिए, और डायमंड शेप हमारा रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए होता है, और लाइंस हमारी कनेक्ट करती हैं मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को, रिलेशनशिप को या फिर एंटिटीज को। ठीक है, तो ये वाला ईआर डायग्राम एक बार समझ लो। जैसे कि एक मैंने ऊपर जो बनाया था उसमें एनरोलमेंट लिख दिया था, बट वहां पे कोर्स लिखना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोर्स लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमारी एंटिटी है स्टूडेंट। ठीक है, और एक हमारा एंटिटी है कॉलेज, और यहाँ पर बीच में रिलेशनशिप का स्टडी इन, मतलब कि कॉलेज जो है, स्टूडेंट जो है कॉलेज के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है,
मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, एक कॉलेज के अंदर स्टडी कर सकते हैं, तो मैनी टू वन रिलेशनशिप है। और यहाँ पर कॉलेज के बाद 2 एट्रीब्यूट है, कॉलेज की आईडी, कॉलेज का नाम, ठीक है? और स्टूडेंट के बाद 3 एट्रीब्यूट है, नेम, रोल नंबर एंड एज, ठीक है? तो आप इसकी टेबल इजीली बना सकते हो, ठीक है? आपने टेबल बनाई और स्टूडेंट नाम की टेबल बना ली, नेम मेंशन कर दिया, ठीक है? और आपका रोल नंबर मेंशन कर दिया, ठीक है? और आपने एज मेंशन कर दी, ठीक है? तो ये आपकी क्या बन गई? ये आपकी बन गई एक टेबल, ठीक है? आपने एंटिटी इसकी हेल्प से टेबल बना दी। आपने एक और टेबल बना ली कॉलेज नाम की, जिसके अंदर कॉलेज आईडी मेंशन कर दिया आपने और कॉलेज का नाम मेंशन कर दिया। दोनों को कनेक्ट करना है, तो इसके अंदर हमारा जो रोल नंबर है ना, रोल नंबर वो हमारा प्राइमरी की है, तो यहाँ पर हम रोल नंबर को मेंशन कर देंगे एज अ फॉरेन की। तो रोल नंबर हमारा आ जाएगा और ये कनेक्ट कर देगा स्टूडेंट और कॉलेज को, ठीक है? तो इतना ईज़ी था, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है? अब हमें ना यहाँ पर देखो अलग-अलग क्वेश्चन दिए होते हैं, जैसे कि ये 2022-23 में क्वेश्चन आया है, सबसे मतलब ये समझ सकते हो ये हार्डेस्ट क्वेश्चन है, इससे हार्ड नहीं पूछेगा, इससे ईज़ी पूछेगा, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का हमें क्या करना था? ईआर डायग्राम को क्रिएट करना था इस क्वेश्चन से, ठीक है? तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? अ डेटाबेस इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड टू कीप ट्रैक ऑफ द टीम एंड गेम्स ऑफ अ स्पोर्ट लीग, ठीक है? तो एक स्पोर्ट लीग होने वाली है। आपका आपको उसको क्या करना है, डेटाबेस को क्रिएट करना है कि वो क्या कर सके, टीम्स को और गेम्स को क्या कर सके, ट्रैक कर सके, ठीक है? अ टीम हैज़ नंबर्स ऑफ प्लेयर्स, एक टीम के पास मल्टीपल प्लेयर्स हो सकते हैं, तो आप कह सकते हो आपको एक टीम को ट्रैक करना है और गेम्स को ट्रैक करना है, ठीक है? तो एक जो टीम है उसके मल्टीपल प्लेयर्स हो सकते हैं, ठीक है? मल्टीपल प्लेयर्स हो सकते हैं और नॉट ऑल हूम पार्टिसिपेट इन ईच गेम, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करें। नॉट ऑल हूम पार्टिसिपेट इन ईच गेम, it desire to keep track of all player participating in each game for each team, the position they play in the game and the result of the game। तो मतलब आपको रिजल्ट को स्टोर करना है, आपको ये पोजीशन जो प्लेयर्स की पोजीशन होने वाली है गेम के अंदर उन्हें स्टोर करना है और वो किस टीम के लिए खेल रहे हैं वो आपको स्टोर करना है, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको स्टोर करनी है और मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इन चीजों को एक स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। तो सबसे पहले ये था कि आपको यहाँ पर ईआर स्कीमा जो है डिजाइन करना है एप्लीकेशन के लिए, और फिर आपको जो ईआर स्कीमा से रिलेशनल मॉडल यानी कि टेबल्स जो है उन्हें क्रिएट करना है, ठीक है? तो मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अभी आपको क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझ में आ रहा होगा, बट मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन को समझें तो हमें क्या करना है, एक डेटाबेस को बनाना है जो कि कैसा हो, जिसके अंदर एक तो टीम होनी चाहिए, ठीक है? प्लेयर्स होने चाहिए, गेम्स होने चाहिए, पार्टिसिपेशन डिटेल होनी चाहिए इन अ स्पोर्ट्स लीग, ठीक है? स्पोर्ट लीग करके पूरा का पूरा डेटाबेस है, ठीक है? और इसके अंदर क्या-क्या है? एक तो टीम्स है, ठीक है? टीम है एक हमारी एंटिटी, एक हमारी एंटिटी है प्लेयर्स, ठीक है? एक हमारी एंटिटी है गेम्स, ठीक है? एक हमारी एंटिटी है पार्टिसिपेशन, ठीक है? तो हमारी 1, 2, 3, 4, 4 हमारी एंटिटी है, ठीक है? पार्टिसिपेशन कह सकते हो, पार्टिसिपेशन एक हमारा रिलेशनशिप भी है, ठीक है? कि जो हमारे प्लेयर्स हैं वो क्या करेंगे, गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, या फिर जो हमारी टीम है, टीम जो है हमारी गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करेगी। तो ये हमारी एक क्या है, रिलेशनशिप भी है और एंटिटी भी है। तो हम इसे एज़ अ रिलेशनशिप लेंगे, फिर एट्रिब्यूट्स को उसके अंदर ही लगा देंगे, ठीक है? सो अब हम आगे बढ़ते हैं। डिजाइन एंड ईआर स्कीमा डायग्राम। तो हमें कैसे इस ईआर स्कीमा डायग्राम को डिजाइन करना है, तो सबसे पहले हमें जो भी हमारे एट्रीब्यूट्स हैं वो डिफाइन करने हैं, एंटिटी जो है वो डिफाइन करनी है और रिलेशन जो है उनके बीच में वो डिफाइन करना है, ठीक है? तो हमें सबसे पहले एंटिटीज को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी एंटिटी है वो है टीम, ठीक है? ये हमारी जो टीम है वो रिप्रेजेंट करेगी अलग अलग जो एक लीग के अंदर जो हमारी लीग हो रही है उसके अंदर जो हमारी अलग अलग टीम्स खेलेंगी, उसे टीम जो हमारी एंटिटी है वो डिफाइन करेगी, और टीम के जो हमारे एट्रीब्यूट्स होंगे अभी हम आगे देखेंगे। प्लेयर जो खेलने वाला है टीम के अंदर वो डिफाइन होगा, ठीक है? गेम जो गेम हो रहा है लीग के अंदर वो डिफाइन होगा मल्टी बिटवीन टू टीम्स, ठीक है? और पार्टिसिपेशन ये देखेंगे कि किस प्लेयर ने कौन से स्पेसिफिक गेम के अंदर पार्टिसिपेट किया और किस पोजीशन पे पार्टिसिपेट किया। जैसे कि अगर क्रिकेट के अंदर पार्टिसिपेट किया है तो वो ऑलराउंडर है, बैटर है, फील्डर है, या फिर कबड्डी के अंदर पार्टिसिपेट किया तो लेफ्ट कॉर्नर है, राइट कॉर्नर है, या फिर रेडर है, ठीक है? डिफेंडर है, और या फिर फुटबॉल के अंदर है, तो अलग अलग पोजीशन मतलब होंगी, ठीक है? अब हमारे एट्रीब्यूट्स देखते हैं। हमारी एंटिटी क्लियर है कि टीम, प्लेयर, गेम एंड पार्टिसिपेशन 4 हमारी एंटिटी हो गई। अब हमारा एट्रीब्यूट्स आते हैं, ठीक है? एट्रीब्यूट टीम के क्या-क्या होंगे? टीम के अंदर 2 एट्रीब्यूट होंगे। एक होगी हमारी टीम आईडी यानी कि प्राइमरी की हमने डिफाइन कर दी। एक होगा टीम का नेम, ठीक है? 2 टीम की आईडी एट्रीब्यूट हो गए, ठीक है? प्लेयर के पास ज़्यादा चीज़ें होंगी। एक प्लेयर आईडी होगी, प्लेयर का नेम होगा, पोजीशन होगी और एक फॉरेन की होगी बाय द टीम, ठीक है? जिससे कि प्लेयर और जो टीम है वो कनेक्ट हो सके टीम आईडी से, ठीक है? अब होगा हमारा गेम, ठीक है? गेम के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। गेम की आईडी होगी सबसे पहले, ठीक है? जो कि प्राइमरी की होगी। डेट होगा कि कब गेम हो रहा है। टीम आईडी 1 की पहली टीम कौन-सी है, दूसरी टीम कौन-सी है जो कि इसके अंदर खेलने वाली है, ठीक है? और दोनों की जो है टीम आईडी टीम टेबल से क्या ली जाएगी, फॉरेन टीम आईडी जो है ली जाएगी। और रिजल्ट जो है एक होगा जिसके अंदर जो भी जीतेगा उसका रिजल्ट जो है यहाँ पर स्टोर होगा, ठीक है?
पार्टिसिपेशन के अंदर क्या क्या होगा, गेम आईडी होगी, प्लेयर आईडी होगी, पोजीशन होगी, यहाँ पर वो खेल रहे हैं, और परफॉर्मेंस होगी। गेम आईडी हमारी गेम टेबल से आ रही होगी, ठीक है, और प्लेयर आईडी हमारी प्लेयर टेबल से आ रही होगी, ठीक है। ये हमारी दोनों क्या हो गई, फॉरेन कीज हो गई, जो कि पार्टिसिपेशन के अंदर है। रिलेशनशिप्स कैसे होंगी, देखो एक टीम हो गई, एक प्लेयर हो गई। अब एक टीम के अंदर मल्टीपल प्लेयर्स खेल सकते हैं, तो क्या हो गया, मैनी टू वन रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। और अब मल्टीपल टीम्स एक गेम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकती है, और हमारे प्लेयर्स जो है टीम, यही हमारी रिलेशनशिप है, ठीक है। तो देखो सबसे पहली क्या है, प्ले फॉर। सबसे पहले हमने रिलेशनशिप बनाई प्ले फॉर, तो हमारे जो टीम और प्लेयर, ठीक है, इनके बीच में जो हमारी बनी वन टू मैनी बनी, कि हमारा जो है मल्टीपल प्लेयर्स जो है एक टीम के अंदर खेल सकते हैं। प्ले फॉर हमने एक रिलेशनशिप बनाई। एक हमने रिलेशनशिप बनाई प्लेस, ठीक है, गेम और प्लेयर के बीच में, कि कौन सा जो हमारा प्लेयर है कौन से गेम्स खेल रहा है, तो मल्टीपल प्लेयर्स हमारे मल्टीपल गेम्स खेल सकते हैं, तो ये हमारी बनी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, ठीक है। अब एक बनी हमारी हैज गेम। हैज गेम का मतलब क्या है, कि टीम और गेम के बीच में जो रिलेशनशिप बनी, कि अ टीम कैन पार्टिसिपेट इन मल्टीपल गेम्स, तो वन टू मैनी रिलेशनशिप बनी, कि एक टीम मल्टीपल गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकती है, ठीक है। तो हमारी टोटल कितनी रिलेशनशिप बनी है, 4 रिलेशनशिप बनी है, प्ले फॉर, प्लेस एंड हैज गेम, ठीक है। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, बट आप जब बनाओगे तो आपको कुछ ज्यादा परेशानी आएगी नहीं, आप डायरेक्टली एंटिटी डिफाइन करोगे और रिलेशनशिप अपने आप बना लोगे, और फिर उसकी डायरेक्टली ईआर डायग्राम बनाओगे। बट मैंने यहाँ पर इसके लिए लिखा हुआ है कि आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बता सकूं, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा सा हार्ड है ये वाला क्वेश्चन, बट आपके पास जो शायद आए 2022-23 में हार्डेस्ट आ गया था, तो मैं ये वाला करवा रहा हूँ। बट आपके लिए पास आएगा लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आया, या फिर स्कूल मैनेजमेंट आया, कॉलेज में ये सब आए, तो वो ईजी होते हैं, ठीक है। तो अब हम इन चीज़ों से जो हमारी एंटिटी हैं वो, एट्रीब्यूट हैं वो, और रिलेशनशिप की हेल्प से अब हम ईआर डायग्राम को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमारी एंटिटी क्या है, टीम। तो देखो मैंने आपको बताया था कि हमारी 4 एंटिटी हैं। 4 एंटिटी कौन-सी हैं? एक तो है टीम, एक है प्लेयर, और एक है हमारा गेम, और एक है हमारा पार्टिसिपेशन। मैंने आपको बताया था पार्टिसिपेशन एक हमारा क्या है? पार्टिसिपेशन एक हमारी रिलेशनशिप भी है, ठीक है? जैसे कि हमने, आप देखो यहाँ पर रिलेशनशिप के अंदर प्ले फॉर, प्लेस एंड हैज गेम, 3 रिलेशनशिप जो है वो लिखी हुई है, ठीक है। प्लेस का मतलब क्या है, प्लेस का मतलब क्या है, खेलने का मतलब क्या है, पार्टिसिपेट ही तो करना होता है। तो हमने पार्टिसिपेशन इन प्लेस को जो है एक साथ कर दिया, और इसकी जगह पे पार्टिसिपेशन लिख दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने प्लेयर के सारे एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर दिया। ये हमारे सारे प्लेयर्स के एट्रीब्यूट्स डिफाइन हो गए, ठीक है। और हमने ये टीम और प्लेयर के बीच में क्या था, रिलेशनशिप प्ले फॉर। तो हमारी एक टीम के अंदर मल्टीपल प्लेयर जो है खेल सकते हैं, तो वन टू मैनी रिलेशनशिप है। टीम की हमारी 2 एट्रीब्यूट्स हैं, एक है टीम आईडी और एक है टीम नेम, ठीक है। और फिर है हमारा हैज़ गेम, ठीक है। हैज़ गेम मतलब कि एक टीम जो है मल्टीपल गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकती है, तो वन टू मैनी रिलेशनशिप है। और मल्टीपल प्लेयर्स हमारे मल्टीपल गेम्स के अंदर पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। और पार्टिसिपेशन जो है उसके हमारे यहाँ पर एट्रीब्यूट्स जो हैं वो मेंशन है, ठीक है। और गेम के हमारे एट्रीब्यूट मेंशन है, गेम आईडी, रिजल्ट, टीम आईडी 1, टीम 1 आईडी एंड टीम 2 आईडी, ठीक है। तो ऐसे हमने ईआर डायग्राम को क्रिएट कर लिया। एक बार प्लीज आप ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन लेकर खुद से क्रिएट करके देखना, आप क्रिएट कर लोगे और इजीली आप बना लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैप द ईआर डायग्राम टू द रिलेशन मॉडल। अब ये जो हमने ईआर डायग्राम बनाया, इससे आपको क्या बनाना है, टेबल्स बनानी है, ठीक है। तो कुछ नहीं, एक टीम की टेबल बनेगी, एक प्लेयर, ऐसे हमारी अलग अलग टेबल बनेंगी, ठीक है। तो मैं आपको टेबल यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब जो बहुत बड़ा ही हो गया वो लेक्चर, मैंने सोचा था कि काफी छोटा हो, बट ये जो है हमारी यूनिट वो बड़ी है, ठीक है, तो बड़ा तो होगा ही लेक्चर, ठीक है। मैप द ईआर डायग्राम टू द रिलेशन मॉडल, ठीक है। रिलेशनल मॉडल हम क्या करेंगे, ईआर डायग्राम से रिलेशन मॉडल बनाएंगे। तो सबसे पहले एक हमने टेबल बनाई टीम, ठीक है, टीम टेबल बनाई। एक हमने बनाई प्लेयर टेबल, और एक हमने बनाई गेम टेबल, और एक बनाई हमने पार्टिसिपेशन टेबल। जितनी भी हमारी एंटिटी होती हैं उतनी हमारी टेबल बनती हैं, ठीक है। तो ये देखो, टीम के पास उसके एट्रीब्यूट्स हैं, प्लेयर के पास उसके एट्रीब्यूट हैं, टेबल गेम के पास इसके एट्रीब्यूट हैं, और पार्टिसिपेशन के पास उसके एट्रीब्यूट हैं, ठीक है। तो सबके एट्रीब्यूट को हमने डिफाइन कर दिया। और टेबल देखो, टीम टेबल ऐसी बन गई, पार्ट प्लेयर टेबल ऐसी बन गई, गेम टेबल ऐसी बन गई, एंड पार्टिसिपेशन टेबल ऐसी बन गई, ठीक है। और इनके अंदर मैंने डेटा भी कुछ फिल किया हुआ है, आप चाहो तो अपने एग्जाम के अंदर भी डेटा ऐसे फिल कर देना, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हुआ, और जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे वो मैंने सारे आपको समझा दिए, ठीक है। टॉपिक्स देखो, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या-क्या है, ये जो ईआर डायग्राम वाला है, ये तो आप जब मल्टीपल क्वेश्चंस करोगे जब भी आपको आएगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ, हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर लेना, कॉलेज मैनेजमेंट कर लेना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर लेना। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप करके ईआर डायग्राम को बनाना सीख सकते हो, ठीक है। हमारी टाइप्स ऑफ की काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेटाबेस की लैंग्वेजेस काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि उसके कमांड है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और एक हमारा 3 लेवल स्कीमा जो डेटाबेस का है, जो हमने ऊपर देखा था, कॉन्सेप्चुअल लेवल,
इंटरनल लेवल, एक्सटर्नल लेवल, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आई होप आपको ये जो पूरी यूनिट है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको डिटेल नोट्स चाहिए डीबीएमएस के जो हमने वन शॉट के अंदर पढ़ाए हुए हैं, जो जिसके अंदर सब कुछ कवर है, पूरे पीवाईक्यूज़ और हमारे जो सिलेबस है कंप्लीट कवर है, तो आपको वो डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिल रहा होगा, वहाँ से आप उसे परचेज़ कर सकते हो। या फिर अगर आपको वन शॉट देखनी है इनकी डिटेल में, तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल रहा होगा, वहाँ से आप उन्हें वन शॉट को देख सकते हो। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा और आपकी काफ़ी हेल्प करी होगी इस वीडियो ने। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे और कंटेंट के लिए, और मैं यूनिट्स की वन शॉट लाता हूँ जल्दी से जल्दी, चिंता मत करो, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। अच्छे से पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, बाय।